पुराने इन्वेस्टिगेटर्स को पता होता है कौन सा हॉस्पिटल सही है, कौन सा गलत है, कौन क्या फ्रॉड कर रहा है। जब आप इन्वेस्टिगेशन में रहे हो एंड कभी आपने फ्रॉड पकड़ा है? पेशेंट फ्रॉड कर रहा है, हॉस्पिटल फ्रॉड बहुत सारे बोलना नहीं चाहिए, ये चीज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन 30,000 करोड़ का क्लेम्स रिजेक्ट हुआ है जो लास्ट ईयर से 15% ज्यादा है। तो ये क्या कंपनी जानबूझ के लोगों के क्लेम रिजेक्ट करती है कि? फ्रॉड देखिए दो तरीके के फ्रॉड होते हैं, एक फ्रॉड होता है हार्ड फ्रॉड, एक होता है सॉफ्ट फ्रॉड। ब्राइब का गेम बहुत चलता है इन्वेस्टिगेशन में एंड इन्वेस्टिगेटर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनको यही लगता है कि ये जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की एक ATM कार्ड है, जेन्युइन क्लेम्स जा रहे हैं, कंपनी को पे आउट करना पड़ेगा, भले ही वो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हो। उस समय बड़ा अफसोस हुआ, पहले महीने में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट। वो अगर अप्लाई करेगा तो उसका क्लेम 100% उसको मिलेगा ही मिलेगा। वो 3 चीजें बताओ जो वो आज से फॉलो कर सकता है फॉर पॉलिसी। क्या आपने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है? क्या आपने कभी हेल्थ क्लेम लगाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा है? नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरेक्शन विद शशांक के स्नैप पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देती है कंपनी? जो कंपनी हमें पॉलिसी देते समय कह रही होती है कि हम आपका क्लेम पास कर देंगे। क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि 1 लाख के क्लेम को कंपनी सिर्फ 70,000 रुपये ही पास करती है? ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि पहले कंपनी खुद कैशलेस के लिए बुलाती है, फिर हमारे क्लेम को रिजेक्ट करके रिम्बर्समेंट के लिए लेके जाती है? और भी कई सारी चीज़ें जो हमारे इस पॉडकास्ट में कवर अप हुई हैं, उन्हीं चीज़ों पर डीप डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित दुआ जी, जिन्हें लास्ट 5 ईयर्स में कैसे हॉस्पिटल्स और कंपनीज आपस में कोलैब करते हैं, क्या ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं एक पॉलिसी होल्डर को क्लेम लेने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें कि अगर हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो कैसे ग्रीवियांस के जरिए हम रीओपन करा सकते हैं। साथ में अगर कंपनी ने हमारे क्लेम को टोटली रिजेक्ट कर दिया है तो भी हम ओम्बड्समैन के जरिए उसको रीओपन कराकर अपना पेमेंट भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने हमें डीप डिस्कशन में हमारे इस पॉडकास्ट में बताया है। तो चलिए देखिए, और आपकी जो भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया। पहले तो सर मुझे ये बताइए कि कोई भी पर्सन जो अपना पॉडकास्ट ये देख रहा है, सपोज आपको नहीं जानता है या फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, तो उसको ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए? पॉडकास्ट इसलिए देखना चाहिए कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। किस चीज़ के? हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। ओके। तो उसके विषय में थोड़ा सा आदमी का माइंड ओपन होगा। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी का क्या रोल होता है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है। पहली बात तो फाइनेंशियली, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे रईस हो, ठीक है, अगर किसी की लाइफ में हेल्थ हर्डल्स आते हैं और उसको बाय चांस, बाय गॉड्स ग्रेस कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो करंटली देखिए आज के सिनेरियो में ये है कि हर आदमी की अपनी सेविंग्स होती है अगर वो पैसा वाला है। मिडिल क्लास की जो एक मिड इनकम ग्रुप की जो एक मतलब स्टेबल इनकम है वो उसी पे काम करता है, उसकी क्या सेविंग है नहीं है ये डिपेंड करता है। और गरीब आदमी के पास तो क्या ही पैसा होगा कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए वो लोग तो ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से उसको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका 80% का खर्चा उसकी जेब से ना जाके उसके इंश्योरेंस पॉलिसी से जाता है। रिलेशनशिप मैनेजर होना और क्लेम इन्वेस्टिगेटर होना, ये क्या दोनों एक ही चीज़ें या दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन पार्ट रहता है कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, अब वो क्लेम जेन्युइन है कि वो फ्रॉड है और क्या रूल आउट है, हॉस्पिटल कोई सॉफ्ट फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और एज ए HRM एक बहुत मतलब बड़ी जिम्मेदारी है हॉस्पिटल रिलेशनशिप मैनेजर, जिसमें कि हमें हॉस्पिटल पार्ट को भी देखना है और क्लेम्स को भी देखना है, कोई टेक्निकल दिक्कत, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड, हॉस्पिटल का पेमेंट कोई गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल ओवर बिलिंग तो नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल साथ रेट नेगोशिएशंस, हॉस्पिटल का पैनल, इम्पैनलमेंट, डिपैनलमेंट, और इस मतलब वही हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि क्लेम्स भी एक बड़ा पार्ट होता है। okay. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन माइनर पार्ट है HRM का भी, मतलब हॉस्पिटल रिलेशनशिप मैनेजर का सॉफ्ट पार्ट इन्वेस्टिगेशन भी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि हॉस्पिटल रिलेशनशिप मैनेजर का एक सब पार्ट है क्लेम इन्वेस्टिगेशन? नहीं, क्लेम इन्वेस्टिगेशन भी बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी हॉस्पिटल रिलेशन मैनेजर के पार्ट में आता है। ओके जी, ठीक। रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसीजर क्या होता है? रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसीजर ये होता है कि मान लीजिए हम गए किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए,
हमने कुछ पैसा कैश वहाँ पे पे आउट किया, पे आउट करके हमको हॉस्पिटल से पहली बात फाइनल बिल, जो पेमेंट हमने किया है उसकी पेमेंट रिसिप्ट, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो या फाइनल बिल से रिलेटेड हो, क्लेम फॉर्म ए, क्लेम फॉर्म बी, और क्लेम फॉर्म में हॉस्पिटल की साइन और स्टैंप जो है वो लेके डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने, उसके आगे वो कंपनी का पार्ट है, वो पे आउट कैसे करेंगी। सो उसकी एक कोई चेकलिस्ट होगी? चेकलिस्ट क्लेम फॉर्म ए, क्लेम फॉर्म बी, आपकी EKYC डॉक्यूमेंट्स, फाइनल बिल, डिस्चार्ज समरी, मेडिसिनल बिल और पेमेंट रिसिप्ट्स, ये मैंडेटरी है। रिम्बर्समेंट क्लेम दो तरीके के होते हैं, एक प्री एंड पोस्ट होता है जिसमें कि क्लेम उसमें हॉस्पिटल का पार्ट नहीं है, ठीक है, मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो हमने जांचें कराई या OPD में दिखाया। तो इसकी कोई लिमिट होती है? अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग होता है, जैसे किसी में 15 डेज का है, किसी में 13 डेज का है प्री हॉस्पिटलाइजेशन का, और किसी में 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। ये पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। तो सेम बीमारी होनी चाहिए जिस बीमारी से पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है, या कोई दूसरी बीमारी का भी वो प्री एंड पोस्ट लगा सकते हैं? सेम। सो अगर मान लेते हैं किसी को पहले पेट दर्द हुआ, उसका उसने प्री एंड पोस्ट प्री कराया, एंड देन आफ्टर वो हॉस्पिटलाइज हुआ चेस्ट के किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो क्या उसका वो प्री उसके हॉस्पिटलाइजेशन में काउंट होगा? नहीं, डायग्नोसिस अलग अलग है। जब दोबारा वो चेस्ट के लिए एडमिट होगा, चेस्ट कंप्लेंट्स के लिए, तो उसका प्री एंड पोस्ट का अलग पार्ट हो गया। IRDA की जो भी रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025 की, वो ये कहती है कि 30,000 करोड़ का क्लेम्स रिजेक्ट हुआ है, जो लास्ट ईयर से 15% ज़्यादा है। क्लेम इन्वेस्टिगेटर, हॉस्पिटल रिलेशनशिप मैनेजर ऑलरेडी रहे हो, प्रोसेसिंग डॉक्टर भी रहा हूँ, प्रोसेसिंग डॉक्टर भी रहे हो। सो ये रिजेक्शन इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है? देखिए, डेटा पे मैं बिलीव तो करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे होता है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि अगर 15% का इंक्रीमेंट अगर हुआ है क्लेम रिजेक्शन में, तो 70% का सेल आउट भी ज़्यादा हुआ है, पॉलिसी ज़्यादा बिक रही है। अगर 70% पॉलिसी ज़्यादा बिक रही है, हम मानते हैं कि उसका मोटा मोटा 50% मान लो पेशेंट जो है एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, जिसमें कि 10 से 15% में फ्रॉड क्लेम्स, PED रूल आउट और छोटी मोटी मिसरिप्रेजेंटेशन टाइप की अलग चीज़ें होती हैं, जिससे कि भाई देखिए महंगाई बढ़ती है तो चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर पॉलिसी ज़्यादा बिक रही है तो थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन भी बढ़ता है। ओके, तो हर ईयर 15% का मार्जिनल अगर इंक्रीमेंट है तो वो जस्टिफाइड है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो 30,000 करोड़ का जो क्लेम आया है, सो लास्ट ईयर का जो फाइनेंस, मतलब लास्ट ईयर भी जो सेल हुआ होगा उसके हिसाब से ही क्लेम आया होगा, मानते हैं? अगर कोई कभी पॉलिसी 100 क्लेम हुई है, मतलब 100 सेल हुई है, तो उसके अराउंड से 70 क्लेम या 80 क्लेम आया होगा। तो अगर 200 पॉलिसी सेल हुई नेक्स्ट ईयर, तो अगर उसके अराउंड से अगर 170 क्लेम आ रहा है, तो एवरेज तो मेंटेन होना चाहिए ना सर? नहीं, हर साल जो है आप मेरा क्वेश्चन समझे ना? समझे, आप बात कर रहे हो कि पॉलिसी सेल आउट की, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेल आउट की। मैं भी वही कह रहा हूँ सर कि अगर 100 पॉलिसी सेल हुई है एक फाइनेंशियल ईयर में, 100 में 70 क्लेम आया। हम इस तरीके से बताते हैं, मान लो आप जो बात कह रहे हो 100 पॉलिसी सेल हुई पिछले साल, इस साल 200 पॉलिसी सेल हुई, इंक्रीमेंट कितना रहा? 50% का। ठीक है, पिछले साल 70% क्लेम्स रिजेक्ट हुए थे, इस साल 15% और बढ़ा लो, लेकिन वहां पे 50% सेल पॉलिसी भी तो ज्यादा हुई। मेरी बात समझे आप? मैं भी कह रहा हूँ कि किसी ईयर 100 पॉलिसी टोटल सेल आउट हुई है, ठीक है, उसमें टोटल 70 क्लेम आए। नेक्स्ट ईयर 200 पॉलिसी सेल हुई और 140 क्लेम आया। परसेंटेज ऑफ सेल अगर 2 गुनी हुई है तो क्लेम का रेशियो भी 2 गुना हो गया। नहीं, क्लेम का रेशियो 2 नहीं, 15% का आप इंक्रीमेंटल मार्जिन बता रहे हो रिजेक्शन का। हम रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, हम रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। मान लो कि 100% पॉलिसी बिकी इस साल, अगले साल 200% जिसमें से क्लेम्स है 170%, लेकिन आप रिजेक्शन की बात कर रहे हो। रिजेक्ट कितनी हुई? रिजेक्ट में 15% का मार्जिनल इंक्रीज है ना? तो 15% का मार्जिनल इंक्रीज आप रिजेक्शन में देख रहे हो, और 50% का सेल आउट भी तो आप देखो कि सेल पॉलिसी 50% ज़्यादा हो रही है। वो 15% जो मार्जिनल इंक्रीज है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, PED रोल आउट होती है, नई पॉलिसी जो अब बिकती हैं, उससे बहुत सारी मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन है। जब पॉलिसी सेल करने जाता है, कई अच्छे एजेंट होते हैं, कई खराब एजेंट होते हैं, जिनको सिर्फ पॉलिसी बेचने से मतलब होता है। वो अच्छा,
बहुत मिसकंसेप्शन है। लोग जब पॉलिसी खरीदते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं इस बात को, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनको यही लगता है कि ये जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक ATM कार्ड है, हम हॉस्पिटल में जाएंगे और हमको क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से पहले 2 साल में बड़ी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड होता है, किसी में 1 साल होता है, किसी में 2 साल होता है, ठीक है। तो वो चीज़ रूल आउट करना ज़रूरी होता है। पहले साल अगर आप पहले दूसरे साल मोटा मोटा मारे तो कंपनियां छोटे मोटे ही क्लेम्स जो है, हर कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, फीवर RTA केसेस यही कवर करती हैं। जहाँ पे मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है, और पहले 2 साल में अगर क्लेम रिजेक्ट हो रहा है उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। अगर 15% का इंक्रीज़ है, लेकिन आप ये देखो कि पॉलिसी कितनी ज़्यादा बिकी। हम मान लो जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी में पिछले साल का जो टर्नओवर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का वो 10,000 करोड़ का था, ठीक है। इस साल वो 20,000 करोड़ समथिंग हुआ। हमने 12,500 पे आउट किया, 12,500 करोड़ पे आउट किया है, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन रेशियो भी बढ़ा, क्यों? क्योंकि हमने 100% डबल का हमने टर्नओवर भी लिया है, ठीक है। अगर 100% टर्नओवर लिया है उसमें से अगर रिजेक्शन रेट 15% का है तो ये एक एवरेज और जस्टिफाइड रीजन है रिजेक्शन का। आप कह रहे हो जस्टिफाइड है, ठीक है। सो अभी मैंने रिसेंटली के कुछ केसेस में एक केस था कि एक पेशेंट है, उसने पॉलिसी लेते समय सभी टर्म एंड कंडीशन फॉलो किए, राइट टाइम पे अपना प्रीमियम फिल किया। जब ट्रीटमेंट की बारी आई तो उसने अपने रिम्बर्समेंट से रिलेटेड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद चेकलिस्ट कंपनी को सबमिट किया। पहले कंपनी ने, क्योंकि जब जाएगा तो पहले आदमी कैशलेस जाएगा, तो कैशलेस को उन्होंने डिनाइल करके कहा रिम्बर्समेंट में आओ। जब रिम्बर्समेंट के लिए पहले पेशेंट ने फिर हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ते हैं, और जब रिम्बर्समेंट में आया तो अब बाद में जाके कंपनी ने उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे एक चीज़ आप ये बताओ कि एक आदमी पहले सारे टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद उसको दूसरों से उधार लेना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेने से क्या फ़ायदा हुआ? बेसिक चीज़ है। अब जैसे आपने मेरे को एक कंडीशन दे दी, लेकिन वो कंडीशन पे अभी आपने डिजीज डायग्नोसिस नहीं बताया, पॉलिसी कितनी पुरानी है ये नहीं बताया। तो आप ये कह रहे हो कि वो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी फॉलो कर रहा है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि वो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन उसने फॉलो करी कि नहीं करी। लेकिन हम एक जस्ट ऐसा सिनेरियो ले लेते हैं कि मान लो उसका क्लेम रिजेक्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो जेन्युइन है तो एक सर्टेन लाइन ऑफ प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू वो अगर अप्लाई करेगा तो उसका क्लेम 100% उसको मिलेगा ही मिलेगा। कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं कि पहले खुद कैशलेस के लिए बुलाती हैं, फिर उसको रिम्बर्समेंट की तरफ क्लेम को ट्रांसफ़र कर देती हैं, देन आफ्टर रिजेक्ट कर देती हैं? ऐसा सिनेरियो क्यों कंपनीज पैटर्न क्यों यूज़ करती हैं? कैशलेस में IRDA की गाइडलाइंस के हिसाब से टैट होता है, ठीक, कि हमको इतने समय में इनिशियल अप्रूवल देना है और इतने समय में फाइनल अप्रूवल देना है जी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रूल आउट करनी पड़ती हैं कंपनी को, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट एडमिट हुआ, ठीक है, हो सकता है उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो, ठीक है, या हो सकता है RTA का केस हो, वो ड्रंकर हो, उसने पी के एक्सीडेंट कर दिया हो, ठीक है। जो मान लो एक्सीडेंट हुआ, उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ना उसने पुलिस इंफॉर्मेशन दी, ना उसका मेडिको लीगल हुआ, ठीक है, और उसका क्लेम जो है कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। उसका रीज़न ये रहा है कि कंपनी को अभी श्योरिटी नहीं थी कि ये क्लेम जेन्युइन है कि नहीं, तब उन्होंने उसको रिम्बर्समेंट में आने के लिए बोला, ठीक है। अब रिम्बर्समेंट में कंपनी के पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है उस केस को इन्वेस्टिगेट करवा के उसको रूल आउट करने का, ठीक है। अगर उसके बाद भी वो क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो कंपनी को श्योर एंड शॉर्ट कुछ ना कुछ ऐसी फाइंडिंग मिली होगी कि वो क्लेम रिजेक्ट हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो फ्रॉड होगा? फ्रॉड देखिए 2 तरीके के फ्रॉड होते हैं, एक फ्रॉड होता है हार्ड फ्रॉड, एक होता है सॉफ्ट फ्रॉड। ओके, हार्ड फ्रॉड एंड सॉफ्ट फ्रॉड क्या होते हैं? हार्ड फ्रॉड में कस्टमर खुद इन्वॉल्व होता है फ्रॉड करने के लिए। फ्रॉड करने के लिए मान लीजिए कि हमको कोई बीमारी है, ठीक है, हमें पता है कि हमको ये बीमारी है और हमें पता है इसका आगे जाके कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ठीक है, वो उसने इंटेंशनली पॉलिसी खरीद ली कि हम साल 2 साल 3 साल तक अभी मेरी ये बीमारी कवर चल जाएगी तो हम जो है आगे जाके इसका क्लेम ले लेंगे, इसको हार्ड फ्रॉड कह दिया। या पेशेंट को कोई बीमारी नहीं, वो जाके एडमिट हो गया, ये हार्ड फ्रॉड हो गया, ठीक है। या एक चीज़ हुई कि मान लीजिए कि हमने लड़ाई झगड़ा करके हमको कुछ चोट चपाट लगी, हम गए हॉस्पिटल में, जाके हमने कहा कि हमारा ऐसे एक्सीडेंट हो गया,
ठीक है, हम जाके एडमिट हो गए, लेकिन ये जो है ये लीगलिटीज के उसमें आ जाता है, ये भी फ्रॉड है। ठीक है, सॉफ्ट फ्रॉड कैसा होता है? सॉफ्ट फ्रॉड ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हमें पता है कि हमें बीपी की शिकायत है और आगे आके हमको इसकी दिक्कत होगी, किडनी की दिक्कत होगी या किसी और अदर ऑर्गन की प्रॉब्लम होगी, शुगर है तो आँख की दिक्कत होगी। हमने पॉलिसी लेते वक्त वो डिस्क्लोजर नहीं किया। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, पीईडी प्री एक्सिस्टिंग डिजीज और एनडी नॉन डिस्क्लोजर। ठीक है, यहाँ पे हमने वो पॉलिसी ले ली और आगे जाके हमने उसका क्लेम ले लिया, लेकिन हमने पॉलिसी लेते वक्त उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया। ये सॉफ्ट फ्रॉड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लेम डिनाई करने का कंपनी के पास पूरा अधिकार है। ऐसे ही कुछ रिजेक्टेड केसेस में जो ओम्बड्समैन के पास जो केस जाते हैं उसमें 40% केसेस में पॉलिसी होल्डर जीत जाता है। मतलब 10 में से 4 जो केस होते हैं उसमें जो क्लेमेंट होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, वो जीत जाता है। तो ये क्या कंपनी जानबूझ के लोगों के क्लेम रिजेक्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि ज़्यादा लोग तो लड़ने आएंगे नहीं, या ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि ओम्बड्समैन में अपने क्लेम के लिए कैसे लड़ा जा सकता है। आप इस पे सहमत हैं? ओम्बड्समैन में जाके केस मिल जाता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि वो केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन के चलते उसका क्लेम डिनाई हुआ हो। ठीक है, मान लीजिए वो एडमिट हुआ हो और एडमिट होते समय डॉक्टर ने पूछा कि भाई बीपी की शिकायत थी। भाई कई बार पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि बता पाए कि हमको कोई बीमारी थी नहीं थी, या डॉक्टर भी कभी कभी, डॉक्टर की गलती नहीं है, वो हिस्ट्री नोट करते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल। अब वहाँ पे क्या होता है कि अब वो तो बेचारे को नहीं थी वो प्रॉब्लम, लेकिन वो डॉक्टर की गलती से या कहीं पे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स में कहीं ऐसा ओवर राइटिंग या कुछ हो गया जिसकी वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। लेकिन वो एडमिट तो हुआ था, उसके पास प्रूफ्स तो हैं, वो जाके जब ओम्बड्समैन गया तो उसको मिला। और 90% केसेस में जब ओम्बड्समैन में जाता है ना पेशेंट, तो उसका रीज़न यही होता है कि उसको लगता है कि वो जेन्युइन है। ठीक है, और 40% केसेस, 40 से 50% मैं मानता हूं कि वो जेन्युइन होते हैं, लेकिन किसी न किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के चलते जो है उसका क्लेम डिनाई हो। यानी कि ओम्बड्समैन तक जाने वाला आदमी वही होता है जो रियल होता है, कह सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ओम्बड्समैन में नहीं जाएगा। ओम्बड्समैन में जाएगा वही ना जिसको, देखिए ओम्बड्समैन से पहले भी कंपनी के पास 2-3 प्रोसीजर होते हैं जिससे वो क्लेम पे आउट कर देते हैं। ग्रीवियंसेस से पहले भी कंपनी की सपोर्ट टीम होती है, उसका एजेंट होता है, उसका सेल्स मैनेजर होता है। ठीक है, जो हेल्प आउट करते हैं उसका क्लेम पे आउट करवाने में। वो नहीं होता है तब वो ग्रीवियंसेस में जाता है। ठीक है, ग्रीवियंसेस के बाद वो ओम्बड्समैन में जाता है। ठीक है, ओम्बड्समैन में 40% पेशेंट्स का, 40 to 50% का पेशेंट लड़ाई वही करेगा ना जो लगेगा कि मेरे हक की लड़ाई है ना। अब उसको टेक्निकलिटी नहीं पता है, वो 60% में रूल आउट हो जाएगा टेक्निकल क्लॉज के या पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से, लेकिन 40% को मिलेगा क्योंकि वो जेन्युइन था। अभी आपने डिस्क्रिपेंसी का नाम लिया, मिसरिप्रेजेंटेशन का नाम लिया। सो सिमिलर हैंडराइटिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल डिस्क्रिपेंसीज से मैक्सिमम केस रिजेक्ट होते हैं। मैक्सिमम नहीं होते, मैक्सिमम केसेस रिजेक्ट होते हैं। मैंने लास्ट ईयर में अभी मैं डेटा भी देख रहा था, मैंने लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी बातचीत करी, तो उसमें एक सिनेरियो निकल कर आ रहा है जिसमें सिमिलर हैंडराइटिंग। मुझे ये बताइए कि ये ऑल ऑफ सडन इसकी एक लहर कैसे आ सकती है कि मैं बताता हूँ उसका। चेस ऑफ क्लेम्स रिजेक्ट हो रहा है सर, हम मानते हैं, लेकिन ये लोकल हॉस्पिटल की, जैसे आपने बात कही ना, लोकल हॉस्पिटल, ये उनकी तरफ से आपको ऐसी शिकायत मिलेगी। लेकिन आप किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में चले जाओगे, कानपुर में मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 1000 हॉस्पिटल्स होंगे, है ना। बिल्कुल ठीक। हर गली कूचे में 10-10, 15-15 बेड के हॉस्पिटल आजकल खुले ही हुए हैं। ठीक है। तो आप 30 से 35 बेड के हॉस्पिटल को कैसा हॉस्पिटल मानते हैं? 30 से 35, देखो यार, हम कोई नहीं, हम इस चीज़ का फैसला देने वाले कोई नहीं, ये डिसाइड सीएमओ ऑफिस करता है। ठीक है ना, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उसने क्या लीगलिटीज करी, उसका हॉस्पिटल कैसे खुला, ये डिसाइड करना है। अगर सीएमओ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल बनने के लायक है, तभी तो वो हॉस्पिटल खुल पाया। बिल्कुल। लेकिन अभी जैसे आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करी, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर्स 24 घंटे तो नहीं रह सकता, है ना, 6-6 घंटे की या 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है ना, 3 टाइम रहेगा। ऐसे नर्सिंग स्टाफ की भी 3 टाइम की ड्यूटी रहेगी। आईसीपी बन रही है, आईसीपी में अगर सेम हैंडराइटिंग, इंडोर केस पेपर्स,
या बीएसटी भी कहते हैं, किसी और मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग नाम लिया जाता है। ओके। 3 टाइम की नर्सेज इंजेक्टेबल्स दे रही हैं, वो अपनी हैंड राइटिंग में डालेंगी। तीनों की हैंड राइटिंग सेम हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो कैसे हैंड राइटिंग सेम हो गई? ड्यूटी डॉक्टर अलग अलग हैं, उन्होंने अपने नोट्स अलग अलग बनाए। एक पेशेंट एडमिट हो रहा है, जितना मुझे पता है अभी हमारी भी फैमिली के लोग, तो एक ड्यूटी डॉक्टर होता है, एक जो मेन डॉक्टर होते हैं वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर हाँ जी। बोल सकते हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर जो इलाज कर रहे होते हैं। नोट्स तो उनके ही पढ़ेंगे ना सर? उनके नोट्स डॉक्टर्स नोट्स में पढ़ेंगे। नर्सिंग चार्ट में तो नर्सिंग पार्ट होगा ना। लेकिन डॉक्टर सर में जो सेम हैंड राइटिंग, वो सेम क्वेरीज लगती हैं कि जिसमें सेम डॉक्टर्स हैंड राइटिंग, क्या डॉक्टर रोज अपनी राइटिंग बदलेगा? नहीं, ऐसा तो कोई केस हो ही नहीं सकता। और ये ऐसे केस कोर्ट में जाएंगे तो तुरंत अप्रूव हो जाएंगे। इसमें कंपनी के ऊपर तो कंपनीज ऐसा, मैं देखिए, मुझे ये सारे जो डेटा मिला होगा तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो ऐसा क्यों निकल कर आया? मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने खुद प्रोसेसिंग करी है और हमको ही पता है कि जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है ना, तो वहाँ पे ऐसे केसेस रूल आउट हो जाता है, कंपनी के ऊपर फाइन भी लगता है इस तरीके से रिजेक्ट करने का। हाँ, अगर नर्सिंग चार्ट में सेम हैंड राइटिंग है, ठीक है, वहाँ पे कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। भाई ट्रीटिंग डॉक्टर की तो हैंड राइटिंग सेम ही रहेगी, बिल्कुल। उसके बिहाफ पे कोई भी कंपनी, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ट्रीटिंग डॉक्टर की राइटिंग के बिहाफ पे कोई कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। और अगर वो कर रही है तो उसको कर रही, तो वो आगे जाके कोर्ट ऑफ लॉ में उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। भाई कोई भी केस अगर कंपनी रिजेक्ट करती है ना, तो उसको बहुत सारे रूल आउट्स देखने पड़ते हैं कि हम जो है क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमको आगे इसकी पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। 40,000 क्लेम है, हमको 80,000 रुपये देना पड़ेगा, है ना। तो वो ये सब चीजें देख के करती है। अब मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं करता, थर्ड पार्टी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो। मेडिसिस्ट छोटी कंपनी है सर? नहीं, मेडिसिस्ट तो बड़ी कंपनी है। मेडिसिस्ट में अगर ऐसा कोई केस आया हो तो मेरी जानकारी में तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक हॉस्पिटल से सिमिलर टाइप ऑफ क्लेम्स जाते हैं, क्योंकि आजकल डेटा पे कंपनियां बहुत काम करती हैं। अगर एक हॉस्पिटल कैसे डेटा पे काम करती हैं? जैसे डेटा पे मान लीजिए कि कंपनी के पास जो भी क्लेम्स जा रहे हैं, उसकी एक हॉस्पिटल आईडी बन जाती है। जिस भी हॉस्पिटल से गया, हर कंपनी के पास उस हॉस्पिटल की आईडी बन जाती है, ठीक है। और क्लेम किस पैटर्न में क्या डायग्नोसिस है, पॉलिसी कितनी पुरानी है, सिमिलर एजेंट से, सिमिलर जगह से तो नहीं जा रही है, ये कंपनी डेटा एनालाइज करती है, ठीक है। कंपनी के पास पूरा इसके लिए एक अलग से टीम बैठी होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल से एक्यूट फेब्रिल इलनेस का मल्टीपल टाइम्स केस जा रहा है, तो कंपनी उसको देखेगी नहीं, ये तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसके पास और कोई चीज़ का इलाज नहीं हो रहा है, एक ही चीज़ का इलाज हो रहा है, तो वहाँ पे कंपनी उसके ऊपर एक्शन लेगी कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ क्लेम्स जा रहे हैं और सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न है, तो वहाँ पे कंपनी जो है उसके क्लेम्स जो है डिनाई करेगी। और बहुत हद तक कंपनियां उसको एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर या ब्लैक लिस्टेड भी कर देती हैं। इन्हीं सारे प्रोसीजर्स को और फास्ट करने के लिए, क्लेम डिनायल करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, प्रोसीजर फास्ट करने के लिए, क्या एआई का यूज होने लगा है? कुछ कंपनियों ने एआई का यूज स्टार्ट कर दिया है। जैसे अब मैं नाम तो नहीं ले सकता उसका, क्योंकि मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, लेकिन एआई का यूज फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में और डेटा ब्रीच के मॉनिटरिंग के उस पर्पस में एआई का यूज आजकल कंपनियां कर रही हैं। इसको इस तरीके से देखो, क्या एआई अब डिसाइड करेगा पेमेंट देना है या नहीं? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एआई क्या करेगा फिर? एआई बेसिकली एआई डाटा पे काम करता है, ठीक है। एआई की अप्रोच अभी फिलहाल, आगे आने वाले समय में क्या होगा नहीं पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आगे चला जाएगा इसके लिए तो अभी हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आज के समय में एआई का मेनली यूज डाटा बेस रहेगा, ठीक है। वो डाटा कंपनी का जो प्रोसेसिंग टीम है, ठीक है, प्रोसेसिंग टीम होती है, उसके ऊपर उनके एचओडी होते हैं, उसके ऊपर ऑडिट टीम होती है, उसके ऊपर सीनियर विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो एआई जो है एक सिमिलर टाइप का डेटा लेके प्रोसेसिंग टीम को इंडिकेट कर सकता है, अलर्ट कर सकता है। अभी डाटा का रूल इतना है, या कोई कंपनी की डेटा को चुराने के लिए ब्रीच कर रहा है, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको स्टॉप कर सकता है। अभी एआई का फिलहाल तो रोल इतना ही है। सो मतलब वो चीजें समराइज करके एक कंसेंट पर्सन तक पहुंचा देगा, जिसको पहले ढूंढने के लिए 4 दिन लगते थे, वो अब चंद मिनटों में हो जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। सो अभी आप बात कर रहे थे छोटे और बड़े हॉस्पिटल, तो जो
अप्रॉक्स 15 to 20 बेड के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी से इम्पैनल करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए उन्हें, फर्स्ट स्टेप ये लेना या चाहिए, पूरा स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप करके बता दीजिए। पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल थर्ड पार्टी कंपनीज, थर्ड पार्टी अलायंसेज जो होते हैं, टीपीए कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज पहले इंडिविजुअली हॉस्पिटल्स को पैनल करती थी। ठीक है, उसका तरीका ये होता था कि या तो हॉस्पिटल अप्रोच कर रहा है कंपनी को या थर्ड पार्टी को, या कंपनी अप्रोच कर रही है हॉस्पिटल को। अच्छा, कंपनी कैसे अप्रोच करती है? कंपनी का अप्रोच करने का तरीका यही है कि हमारे पास क्लेम्स आ रहे हैं उस हॉस्पिटल से लगातार, ठीक है, तो और जेन्युइन क्लेम्स है, ठीक है, तो हम उसको मतलब हम मान लो इंश्योरेंस कंपनी, तो हम उसको अप्रोच करेंगे कि नहीं ये हॉस्पिटल जो है ये हमारे पैनल में होना चाहिए। और उसमें भी हेल्प आउट करते हैं कौन कौन से, जैसे कि मान लीजिए उस कंपनी के जो सेल्स टीम होती है, सेल्स मैनेजर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, वो भी कहते हैं कि मान लीजिए हमारी लोकेलिटी में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है और ये हॉस्पिटल अच्छा है जहाँ पे हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स जाते हैं, हमारा इंश्योर्ड जाता है। तो एक तो तरीका अपनी सेल को इन्हांस करने के लिए जी हॉस्पिटल का यूज किया जाता है, पैनलमेंट का वो रिकमेंड करते हैं। इसी क्लेम के प्रोसीजर में प्री ऑथराइजेशन क्या होता है? प्री ऑथराइजेशन ये होता है कि मान लीजिए कि पेशेंट जाके एडमिट हुआ, ठीक है, हॉस्पिटल ने एक एस्टिमेट बना के भेजा कि इस पेशेंट में इतना खर्चा आएगा। प्री ऑथराइजेशन कंपनी देती है कि हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट चालू करिए, हम आपको एक टोकन अमाउंट दे रहे हैं, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करिए। ठीक है, यही प्री ऑथराइजेशन है बस जी। जस्ट ओके, ठीक है। कई हॉस्पिटल्स ने ये बोला कि जो टीपीए एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो 6 से 8 महीने तक पेमेंट होल्ड कर देती हैं, और कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो टीपीए, सीजीएचएस, ईएसआई की वजह से ही हॉस्पिटल चल रहे होते हैं। तो इतने समय तक जब पेमेंट नहीं आएगी तो और अच्छा इलाज कैसे हो पाएगा आपके ही क्लाइंट्स का? देखिए, मैं तो जिस कंपनी में काम करता हूँ और जिस कंपनी में अभी तक काम किया है, ठीक है, IRDAI की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि इस टाइमलाइन में पे आउट करना है, ठीक है, नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। कोई भी कंपनी 6 महीने साल भर तक किसी भी हॉस्पिटल का पैसा रोक के नहीं रख सकती लीगल के हिसाब से। अगर वो हॉस्पिटल कोर्ट चला गया तो उसको भारी पेनल्टी कंपनी को देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं लेट होने के। मान लीजिए कि सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स, तो जब क्लेम प्रोसेस हो जाता है ना, उसके बाद हॉस्पिटल को डॉक्यूमेंट सेटलमेंट के लिए भेजने पड़ते हैं। हो सकता है वो उसने नहीं भेजे। तो मैंने ये भी पूछा था, सो उसमें ये निकल कर आया कि उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, देन आफ्टर उन्होंने क्वेरीज लगाई, क्वेरीज का भी रिप्लाई भेज दिया। हर कंपनी का एक टैट टाइम है, हाँ। मैंने ऑब्जर्व किया, एंड उसमें ये समझ में आया कि 30 डेज का टैट टाइम है। हाँ, ये भी ज्यादा ही है, लेकिन चलिए हम 30 to 45। हाँ। अब कंपनी 30 के डे बिफोर, वन डे बिफोर भेजते हैं क्वेरी, या 43 या 44 डेज में कोई क्वेरी, ऐसा क्यों जानबूझ के करते हैं कि पेमेंट लेट देना कोई पड़े? बड़ी इंश्योरेंस कंपनी तो ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि IRDAI की उसके ऊपर नज़र है ना। थर्ड पार्टी की बात मैं कर सकता हूँ कि बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोसेस करती हैं और पेमेंट के लिए भी प्रोसेस वही करवाती हैं, ओके, है ना। तो उनके पास इतना बड़ा भी मैनेजमेंट नहीं है। सो आप जो थर्ड पार्टी बोल रहे हो वो टीपीए जिसे बोलते हैं, सो जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता क्या है? थर्ड पार्टी अलायंस, हाँ जी, थर्ड पार्टी अलायंस ये होता है कि मान लीजिए हम एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हम पॉलिसी बेचेंगे, लेकिन हम नहीं रखना चाहते अपना ऐसा स्टाफ जो प्रोसेस करे। हम उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। हमने एक थर्ड पार्टी को हायर कर लिया कि तुम मेरा क्लेम प्रोसेस करोगे, तुम डिसाइड करोगे कितना पैसा देना है, क्या देना है, हम तुमको पे आउट करेंगे पर केस वाइज या जो भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और हम उसको सामने वाले को उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे जो तुम डिसाइड करोगे। हमारी एक ऑडिट टीम होगी जो तुमको ऑडिट करेगी, तुम गलत काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो। अगर तुम्हारे साथ बनी तो ठीक, नहीं तो हम अगले सेमेस्टर या अगले फाइनेंशियल ईयर में दूसरी थर्ड पार्टी हायर कर लेंगे। तो थर्ड पार्टी अलायंस वो हो गया। अभी जब आप बहुत सारी बातें बता रहे थे तो उसमें आपने डिपैनल का नाम लिया था। हॉस्पिटल जो डिपैनल होते हैं उनके मेन रीजंस क्या होते हैं? देखो, हॉस्पिटल डिपैनल होने के मेजरली जो रीज़न होता है वो होता है फ्रॉड, ठीक है। लेकिन फ्रॉड, लेकिन
कुछ हॉस्पिटल्स, मान लीजिए हमारा और आपका एक टाई अप है, हमने बात रखी कि हम 5 रुपए पे काम करेंगे, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि हम जो है, हमको समझ में आया कि ये 5 रुपए काफ़ी कम है, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अभी हम हॉस्पिटल हैं, हमको समझ में आया कि हमने एग्रीमेंट कम पे कर लिया है, तो हम जो है वो बिल जो है 5 रुपए का ना बना के हम 10 रुपए का या 8 रुपए का बढ़ा के भेज रहे हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट है, उसको कहते हैं ANH और SOC, ओके, ठीक है, एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल पैकेज और SOC जो एक टाई अप हमने कर लिया कि इस रेट पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम उसको ब्रीच करेंगे बार बार, ठीक है, कि हमको जो है ये आपका पैकेज समझ नहीं आ रहा और हमको ये रेट हम भेजेंगे, उस बिहाफ पे भी वो हॉस्पिटल डिपैनल हो सकता है, क्योंकि आपने पहले ही एग्रीमेंट करा है कि हम इस रेट पे काम करना है, फिर आप उस एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते, ओके, ठीक है। दूसरी कंडीशन यही होती है डिपैनलमेंट की, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि म्यूचुअली फिर वो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हमारे जैसे लोगों के हॉस्पिटल रिलेशनशिप मैनेजर का काम ही वही है, हमारी कंपनी में हॉस्पिटल रिलेशनशिप मैनेजर। अगर मान लिया कि एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 5 रुपए पर बात हुई, बट आफ्टर 1 ईयर मान लेते हैं कि हॉस्पिटल ने कहा नहीं अब मुझे 5 रुपए की चीज को 6 रुपए तक लेके जाना है, देन आफ्टर क्या होता है? नहीं, वो 3 साल का अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है, कोई साल भर का लॉक इन पीरियड रखती है, कोई 3 साल का लॉक इन पीरियड रखती है। कोई 1 साल वाली कंपनी का नाम बताइए। नहीं आइडिया मेरे को, मान लो थर्ड पार्टी अलायंस रख लेती है, नाम नहीं ले सकता मैं कि मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मान लेते हैं कि कोई थर्ड पार्टी अलायंस 1 साल के लिए कोई टाई अप करती है, ठीक है, तो वो जो है अगले साल नया टाई अप करेगी, अगर नहीं करेगी तो उसको कोई हक नहीं है कहने का कि जो है तुमने टाई अप ब्रीच किया है, क्योंकि एक लॉक इन पीरियड होता है रेट्स का, ठीक है। अगर हमने जो है आपके साथ रेट्स डिसाइड किए हैं तो हमने इतने साल के लिए किए हैं, उस समय के दौरान, ठीक है, हम ब्रीच नहीं कर सकते, ना सामने वाली कंपनी ब्रीच कर सकती है उस लॉक इन पीरियड को, ठीक है। हॉस्पिटल ने भाई साइन नो स्टैम्प करके एग्री किया है ना कि हम इस रेट पे काम करेंगे, ठीक है। कंपनी ने माना कि हाँ हम आपको ये पैसे देंगे, सर्विस देना बंद कर दिया, कैशलेस फैसिलिटी बंद होती है, रिम्बर्समेंट बंद नहीं होता है। मान लिया कि किसी हॉस्पिटल का फ्रॉड पकड़ा गया जिसकी वजह से डिपैनल हो गया, तो क्या अब वो दोबारा कभी रीइम्पैनलमेंट हो सकता है या उसका डिपैनल का टैग हटाया जा सकता है? देखिए 2-3 चीजें होती हैं, हटती हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हटती हैं। कोई आपको बड़ा हॉस्पिटल है, उसके यहाँ से मल्टीपल क्लेम्स जा रहे हैं, ठीक है, और उसको कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, लेकिन जेन्युइन क्लेम्स जा रहे हैं, कंपनी को पे आउट करना पड़ेगा, भले ही वो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हो, ठीक है। और फिर कंपनी धीमे से उसके ब्लैकलिस्ट भी हटाई, क्योंकि उसको दिख रहा है कि यहाँ पे जेन्युइन क्लेम्स पे आउट हो रहे हैं। आपने बोला कि अगर हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड है, कोई पेशेंट गया, उसने रिम्बर्समेंट में अपना इलाज कराया, उसने अपने सारे कागज कंपनी को भेजे, कंपनी पेमेंट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ओपन सोर्स में लिख के रखती है कि हमारा एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर है, इसके यहाँ ट्रीटमेंट पे हम पे आउट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे, मतलब 5 साल 6 साल 8 साल से आदमी पे आउट कर रहा है और उसकी मजबूरी हो गई कि वहाँ चला गया, तो वो कोर्ट में जाके वो क्लेम लेगा और उसको वो मिलेगा। मतलब उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, इजी टू नहीं होगा। हाँ, इजी टू नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने ओपन सोर्स पे लिख के रखा हुआ है। जो पॉलिसी सेल्समैन जो पॉलिसी बेच रहा है वो भी बताता है कि हमारे एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हॉस्पिटल में आपको नहीं जाना है। कंपनी अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके रखती है, ये हमारे एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हॉस्पिटल या ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, इस पर हम आपको क्लेम नहीं देंगे। सो अगर मान लेते किसी को एक बार टैग अगर लग गया और उसके बाद हॉस्पिटल चाहता है कि अब ये टैग हमसे हट जाए, तो इसके क्या चांसेस है? हो सकता है वो रूल आउट हो सकता है, वो कंपनी की लुकआउट पे है कि वो करती है कि नहीं करती है, क्योंकि अगर वो पे आउट कर रही है उस जगह पे तो वो उसको एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर से हटाएगी, मजबूरी है उसकी। इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम हॉस्पिटल्स पर एक आरोप लगाती है कि हॉस्पिटल्स इन्फ्लेटेड बिल्स भेजते हैं, 60,000 की सर्जरी का 1 लाख रुपए क्लेम लगाकर भेज देते हैं। देखिए असल में 60,000 का जो बिल है ना, वो 1 लाख का हॉस्पिटल जनरली भेज नहीं सकता है, मान लीजिए, लेकिन फिर भी आउटसोर्स डॉक्टर है, उसकी फीस ज़्यादा है, ठीक है, तो कंपनी वार्न करती है। कई बार मेडिसिन
के बिल बढ़ा दिए जाते हैं कि अगर वही मेडिसिन। ओपन बिल में तो काम हो ही नहीं सकता, ओपन बिल में तो कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता, ना कंपनी डिसाइड कर सकती ना हॉस्पिटल डिसाइड कर सकता। आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जा रहे हो। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब जहाँ पे आपकी कोई सर्जरी नहीं होनी, ठीक है, वहाँ पे कोई रूल ऐसा नहीं होता कि हमें आपको इतना ही पे करेंगे, है ना। वो तो पेशेंट की कंडीशन पे है, वो 4 दिन एडमिट है, 7 दिन एडमिट है, तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि 60 का आपने वो किया या 1 लाख का वो किया। डिसाइडेड रेट्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे सर्जरीज होती हैं, वहाँ पे पैकेजेस डिसाइडेड होते हैं कि हमको ये सर्जरी करनी है, एक रूल आउट है कि ये है, इसका हमने ये रेट दे दिया, इतने में ही करना है। उसमें अगर हॉस्पिटल बढ़ा के भेज रहा है तो फिर वो हॉस्पिटल की गलती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, अगर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, मेजर सर्जरी है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल जो है एनहांसमेंट मांग सकता है। कंपनी रूल आउट करेगी कि एनहांसमेंट की नीड है कि नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा भी पे करेगी। और अगर नहीं दे रही है, उसके बाद भी हॉस्पिटल कर रहा है, तो वो आपको वार्न करेगी, हॉस्पिटल को वार्न करेगी कि आपका ये जो डिसाइडेड पैकेज है, आप मल्टीपल टाइम्स देखो। जेन्युइन केस में कंपनी पे आउट करती है, लेकिन देखेगी बार बार रिपीटेड वही चीज हो रही है, तो कंपनी फिर उसको उस पर ऑब्जेक्शन करेगी ना कि हमारे आपके रेट्स डिसाइड है, आप बार बार उसको क्यों तोड़ रहे हो। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो सेम डिजीज कोई रिजेंसी जैसे हॉस्पिटल गया, कोई नॉर्मल हॉस्पिटल में गया जो 30 से 35 बेड का या 50 बेड का, उसी सेम डिजीज का जो बिल होता है वो अलग अलग कंपनीज चार्ज क्यों करती हैं? मतलब हॉस्पिटल चार्ज क्यों करता है रॉन्ग? हम कहते हैं 10 बेड का एक हॉस्पिटल है, 50 बेड का एक हॉस्पिटल है, 150 बेड का एक हॉस्पिटल है, 500 बेड का एक हॉस्पिटल, 1000 बेड का। जो हॉस्पिटल जो है 10-15 बेड का है, ठीक है, उसकी लागत है 40-50 लाख रुपए। 30 बेड के हॉस्पिटल की लागत है, हम कह रहे हैं कि 5 से 10 करोड़ रुपए। 50 बेड का गया 15 करोड़ रुपए। 100 बेड से ऊपर वाले में 30 करोड़ या 3000 करोड़ तक खर्चा हो जाता है, ठीक है। बड़े हॉस्पिटल में आप जब जाओगे, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं। आप भाई आप छोटे हॉस्पिटल में गए, 500 रुपए का रूम है, आप 5 स्टार हॉस्पिटल में होटल में जाओगे, वहाँ पे आपको 50,000 का रूम लेना पड़ेगा। क्यों? वो सर्विस का पार्ट है ना। एक हॉस्पिटल किस लेवल की सर्विस दे रहा है, एक हॉस्पिटल किस लेवल की सर्विस दे रहा है, उसके खर्चे कितने। सर्विस किस चीज की दे रहा है? बहुत सारी चीज की सर्विस होती है। मान लीजिए कि भाई ये सर्विस का ही पार्ट है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री सर्विस का ही पार्ट है। जैसे कि होटल में है, 500 रुपए का रूम है, 50,000 का रूम है, राइट, ठीक है। वहाँ का एम्बियंस, वहाँ पे होटल ने खर्चा किया, ठीक है, वो निकालेगा कहाँ से? हॉस्पिटल ने 3000 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग में लगाया है ना। फॉर एग्जाम्पल रिजेंसी का आपने नाम लिया, रिजेंसी की एक बिल्डिंग 150 बेड की, आज उसकी कीमत हम कहते हैं एक बिल्डिंग की आराम से 4 से 5,000 करोड़ की होगी, ठीक है। अब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते जब 15 बेड 30 बेड वाले हॉस्पिटल के साथ में उसके पास बड़ा स्टाफ है, वो स्टाफ को ज्यादा पे आउट कर रहा है, हॉस्पिटल को ज्यादा, डॉक्टर्स को ज्यादा पे आउट कर रहा है, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिजेंसी, पारस, मदुरास जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं ये, और जो भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वो एक पेशेंट के सिर्फ डिजीज पर ही नहीं, उसके अदर सर्विसेज पे भी कंसेंट होते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, उसको घर जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बड़े हॉस्पिटल पास ज्यादा डॉक्टर्स रहेंगे, छोटे हॉस्पिटल पास कम डॉक्टर्स। राइट, एक ही बीमारी को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, दैट्स व्हाई चार्जेस ज्यादा लिए जाते हैं। उन डॉक्टर्स को हॉस्पिटल पे आउट भी ज्यादा करता है। मान लीजिए मेरा हॉस्पिटल है, हमको एक डिजीज के लिए 4 हॉस्पिटलों को पे आउट करना है। वो डॉक्टर्स आपस में उन लोग की दिक्कत रहेगी, यार इस हॉस्पिटल ने हमको जो है इतना पे आउट किया, उस डॉक्टर को इतना पे आउट किया, तो हमको उनके बीच में कोई या हमारे साथ कोई रिलेशन खराब ना हो, हमको डॉक्टर्स को भी ज्यादा पे आउट करना है कि वो डॉक्टर्स ना चले जाए हमारे पास से। बिल्कुल। तो हम वो कहाँ से वसूलेंगे? तो हम पेशेंट से ही वसूलेंगे, है ना। सो मतलब एक तरीके से इस चीज का भी, इसको तो कहा जाए कि तो फिर इसमें पेशेंट कहीं ना कहीं, हर पेशेंट तो नहीं चाहता ना सर 5 लाख की पॉलिसी है सपोज, मैक्सिमम लोगों की जो मैं जानता हूँ इंडिया में आज भी 10 लाख की पॉलिसी लेना इज लाइक रिच क्लास। हाँ, रिच क्लास नहीं, मिडिल क्लास कह सकते हैं। कितने लोगों को सर? लास्ट ईयर तक 5 लाख की पॉलिसी मिडिल क्लास के लिए होती थी, लेकिन इस साल से 10,000 एक बेंचमार्क है कि मिडिल क्लास को 10 लाख की पॉलिसी रखनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या एक ही पर्सन, अगर किसी ने 2 पॉलिसीज ले रखी हैं, तो क्या सेम टाइम सेम डिजीज के वो एक साथ दोनों कंपनीज में क्लेम लगा सकता है? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मिसकंसेप्शन है
लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है कि मान लीजिए कि एक पॉलिसी में लिमिट है कि इस डिजीज के लिए इतना ही पे करेंगे, तो उस डिजीज के लिए एक सच अमाउंट वो उससे ले लेगा, बाकी जो बचा होगा तो वो दूसरी कंपनी से ले लेगा, या एक पॉलिसी में सम इंश्योर्ड उसका खत्म हो गया है, बैलेंस जो होता है, जो भी अमाउंट मिलता है उसको, वो खत्म हो गया है, तो रिमेनिंग अमाउंट वो दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी से ले सकता है। लेकिन वो खत्म होने के बाद ही एक कंपनी, IRDA की गाइडलाइन है, पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपकी इमरजेंसी नीड के लिए है, आपकी लग्जरी के लिए नहीं है, आपको पैसा देने के लिए नहीं है, आपको फाइनेंशियल बर्डन से बचाने के लिए है। ठीक है। एक कंपनी जब एक बीमारी के लिए आपको पे आउट कर चुकी है तो दूसरी कंपनी क्यों पे आउट करेगी? ठीक है ना। आपको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ था वो एक कंपनी ने कवर कर दिया या आपको बचा लिया फाइनेंशियल लॉस होने से। बिल्कुल। वो दूसरी कंपनी क्यों करेगी? कोई आपको पोंजी स्कीम या ऐसा कुछ वो तो नहीं बेचा जा रहा है कि नहीं ये आपका जो है पैसा डबल करने की स्कीम। बिल्कुल, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपकी बीमारी के लिए, एक बीमारी के लिए एक ही कंपनी पे करेगी। सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया है तब वो दूसरी कंपनी के पास जाके उससे बाकी रिमेनिंग अमाउंट ले सकता है। इसी कन्वर्जेशन के पहले आपने बोला था कि हॉस्पिटल्स में, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं। सर्विस सभी देते हैं, छोटे हो बड़े हो, सर्विस सभी दे रहे हैं, बट उसके अलग अलग कॉस्ट लेते हैं। हाँ। अलग अलग कॉस्ट की वहाँ का एम्बियंस का। सो एम्बियंस कहीं ये लग्जरी में ही आएगा एम्बियंस? हाँ, मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो क्या ये जो प्राइवेट रूम है या जो डीलक्स रूम है, सो ये भी तो लग्जरी का ही पार्ट होगा फिर? बिल्कुल है। तो आदमी फिर तो आदमी जब वहां पर अपने हिसाब से अगर लग्जरी ले रहा है तो वो दो पॉलिसी लेने के बाद भी तो लग्जरी ले सकता है कि एक से फाइनेंशियल लॉस कवर होगा, एक से फाइनेंशियल बकेट हमारा। नहीं, आप समझे नहीं। डीलक्स रूम ज़्यादातर पॉलिसीज की एक लिमिट होती है कि वो डीलक्स रूम तक ही पे आउट करती हैं। डीलक्स के ऊपर सुपर डीलक्स और सुईडी भी होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, वो पे आउट नहीं होता है। ओके। ठीक है। डीलक्स रूम एक अच्छा रूम होता है, प्राइवेट रूम होता है, उसमें थोड़ी बहुत आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं। लग्जरी कहना उसको गलत होगा क्योंकि वो वहाँ इलाज कराने गए। एकोमोडेशन। हाँ, एक आदमी का हक है कि भाई हम जो है हम प्राइवेसी चाहते हैं, है ना, तो हम उसके लिए प्रीमियम भी ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम डीलक्स रूम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन लग्जरी वहाँ चेंज हो जाती है जहाँ पे वो कहेगा कि हम जो है सुपर डीलक्स या स्वीट में रुकना चाहते हैं। भाई आप इलाज कराने गए हो, ज़मीन के मजे लेने नहीं गए हो। आप होटल में जाके ऐसा रूम में फैसिलिटी ले सकते हो। राइट। ठीक है, तो कंपनियां प्राइवेट एसी डीलक्स तक के लिए पे आउट करती हैं क्योंकि वो पे आउट ज़्यादा कर रहा है, वो चाहता है कि हमको प्राइवेसी मिल जाए। हम डीलक्स रूम में इलाज अपना कराना चाहता है। जानकारी होगी GIC लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ है 2025। जी ठीक है। सो GIC क्या है, मुझे आप पहले GIC बेसिकली एक बोर्ड है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का, जहाँ पे सभी इंश्योरेंस कंपनीज एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं कि हम जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया है। इसमें जो है सभी कंपनीज के पास हॉस्पिटल का डेटा भी सिमिलर रहेगा, रेट्स भी सिमिलर रहेंगे, और हॉस्पिटल्स को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि हमको उस कंपनी से ज़्यादा रेट मिल रहा है, हमको उस कंपनी से कम रेट मिल रहा है। बेसिकली इट इज़ लाइक जिप्सा। दिल्ली NCR में एक जिप्सा स्कीम चलती है जहाँ पे सभी चीज़ों के लिए रेट्स पहले से डिसाइडेड होते हैं, हॉस्पिटल को वही मिलते हैं। बेसिकली दिल्ली NCR के लिए ही होता है जिप्सा। जिप्सा दिल्ली NCR में ही है। ऐसा क्यों? अब वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी ने डिसाइड किया है। ऐसे ही GIC जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने डिसाइड किया है कि हम जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हम जो है एक रेट डिसाइड कर देते हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटल फ्रॉड कर रहा है हमारे पास डेटा भी रहेगा कि ये हॉस्पिटल के पास इसने ये फ्रॉड किया, तो हमारे पास उसका भी डेटा है, और कौन सा हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है हमारे पास उसका भी डेटा है, और रेट्स का भी डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। सभी कंपनियों के मतलब सेम रेट्स रहेंगे, जो देगी वही एक हॉस्पिटल को सब कंपनियां वही देगी। ठीक है। सो अभी GIC कितना इम्प्लीमेंट हो चुका है? अभी इनिशियल लेवल पे है। अभी तमिलनाडु, बेंगलोर पर तो मुझे पता चला सब जगह है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, सब जगह इक्वली। ये वर्कआउट कैसे करती है जीआईसी का? वर्कआउट किस तरीके से होता है? कोई भी हॉस्पिटल जीआईसी में पैनल अपने आप को करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वो करा सकता क्या वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो जिससे वो कोई भी हॉस्पिटल है। कॉमन इम्पेनलमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वही होते हैं। ओके, वही वो जीआईसी पे जाके, जीआईसी का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके वो अप्लाई कर देगा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंपनियां उसको रूल आउट कर रही हैं इम्पैनलमेंट में लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो इम्पैनल हो जाएगा सबके लिए। सो मतलब एक बार अगर जीआईसी काउंसिल से अगर किसी को कोई आईडी, मतलब जीआईसी में किस तरीके से होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सपोज एक जीआईसी काउंसिल बोर्ड है, उसमें एक हॉस्पिटल ने सपोज कोई भी XYZ हॉस्पिटल है, उसने जीआईसी काउंसिल बोर्ड में अपना अप्लाई किया, देन आफ्टर क्या होगा कि सारे देन आफ्टर जैसे एक स्टेट है, जैसे तमिलनाडु है, वहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस देख रही है, यूपी है, वहाँ पे नीवा और केयर की टीम देख रही है, ये जाके हॉस्पिटल का जो विजिट करेंगे, जिस तरीके से वो डिसाइड करेंगे कि हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट करने लायक है नहीं है, ठीक है, वो उसको रूल आउट करेंगे। अगर वो लगेगा उनको कि ले सकते हैं तो वो उनको एक अपनी लिस्ट भेज देंगे ओके करके कि ये हमारे रेट्स हैं। उसके बाद हॉस्पिटल और जनरली जैसे नॉर्मल इम्पैनलमेंट में होता है कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच रेट्स का नेगोशिएशन होता है, वैसे ही नेगोशिएशन होगा, ओके होता है तो हमारे इम्पैनलमेंट में, ये जीआईसी के इम्पैनलमेंट में आ जाएगा और सब कंपनियां एक साथ इम्पैनल्ड हो जाएंगी उन्हीं रेट्स के साथ। कोई भी पेशेंट, अच्छा तो क्या टीपीएस भी उसमें है? सभी कुछ टीपीएस हैं, कुछ नहीं है। बेसिकली ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ही स्टार्टिंग में था, लेकिन अभी 2-4 टीपीए कंपनीज भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि हेल्थ इंडिया और सारी इंश्योरेंस कंपनीज। मैक्सिमम जो क्लेम्स होते हैं उसके फाइनल रिमार्क में मेडिकली अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन लिख कर आ जाता है। क्लेम टीम कैसे डिसाइड करती है कि ये जो क्लेम है वो अननेसेसरी मेडिकली हॉस्पिटलाइजेशन है? कॉमन फिनोमिना है। मैंने कहा ना कि जब पॉलिसी बेची जाती है तो कई एजेंट्स बहुत अच्छे से बेचते हैं, कई एजेंट्स सिर्फ बेचने के पर्पज से बेचते हैं, मिससेल जहाँ करते हैं। पे पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, हमें क्यों एडमिट होना चाहिए। अभी मान लीजिए कि लास्ट टाइम आपको टाइफाइड फीवर कब रहा या फीवर कब आया? लास्ट ईयर आया था। एडमिट हो गए थे तुरंत? नहीं हुआ था। पैरासीटामोल या कुछ मेडिसिन खा के 2 दिन में ठीक हो गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मिस सेलिंग का नतीजा क्या होता है। पेशेंट को फीवर आया, उसको लगा कि नहीं हमको जाके एडमिट होना है, वो जाके एडमिट हो गया। यार जनरल फीवर में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में बहुत कुछ नहीं आता है या कुछ भी नहीं आता है। भाई टेम्परेचर बढ़ा है, दवा खाई, नॉर्मल हो गया। अब वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ, सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हुई, उसमें कुछ आया नहीं। वहाँ प्रोसेसिंग टीम जो बैठी है वो तो पेपर्स देख रही है, ऑल इंडिया से आ रहे हैं हेड ऑफिस में, वो उसको देख के डिसाइड करेगी कि ये नहीं है। अब देखो जो जेन्युइन है उसमें क्या होता है, वो ट्रीटिंग डॉक्टर लिख के भी देता है ऐसी ऐसी चीजें हैं, उनकी सेल्स पर्सन है वो भी अप्रोच करते हैं, तो क्लेम्स अप्रूव भी होते हैं। लेकिन क्लेम जेन्युइन होना चाहिए, जो ओपीडी बेसिस पे ठीक हो सकता है, उसको एडमिट करने की जरूरत नहीं है। सो अगर ओपीडी में डॉक्टर ने लिखा है कि पहले उसने ओपीडी में दिखाया और डॉक्टर ने ही उसको ओपीडी से आईपीडी में कन्वर्ट करवाया, हाँ आईपीडी में कन्वर्ट किया, फिर भी कंपनी सेम डायलॉग काउंटर करना चाहिए ना। हॉस्पिटल का काम है फिर काउंटर करे कि भाई नीड फॉर एडमिशन क्यों है, नीड फॉर कहीं तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ आएगा, है ना। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं तो कुछ आएगा। भाई बीमार हुआ है आदमी, जांचों में कुछ तो पकड़ा जाएगा। अब कुछ नहीं आएगा तो फिर यार फिर एडमिट होने की जरूरत क्या थी। सो मतलब ये है कि हमें अपनी चीजों को जस्टिफाई करना होता है। हाँ। जब से एआई इम्प्लीमेंट हुआ है सभी क्लेम्स पर, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि क्लेम प्रोसेसिंग फास्ट हुई है? हाँ बिल्कुल फास्ट हुई। सो क्या इस फास्ट एक्सपीरियंस में क्या रियल क्लेम को कई बार फ्रॉड या रिजेक्शन का सामना देखना पड़ा होगा? ऐसा हमने नहीं देखा। उसका रीजन ये है कि एआई अभी इनिशियल लेवल पे है और पीछे प्रोसेसिंग टीम मॉनिटर करने के लिए बैठी रहती है। बेसिक काम तो उन्हीं का है, प्रोसेसिंग टीम का ही है। बस एआई डेटा निकाल के उनके सामने बस इतना ही काम है एआई का। एआई डिसाइड नहीं कर सकती कि क्लेम फ्रॉड है कि जेन्युइन है।
ये प्रोसेसिंग टीम जो डॉक्टर वहाँ पे बैठ के मॉनिटर कर रहा है वही डिसाइड करेगा। वहाँ पे जो प्रोसेसिंग टीम होती है वो डॉक्टर्स ही होते हैं जो बिल अप्रूव करते हैं, क्योंकि मेडिकली साउंड अगर पर्सन नहीं होगा तो वो कहाँ से उसको जस्टिफाई कर पाएगा बिल्स को या मेडिसिन को या किसी भी चीज़ को। कोई भी जितने भी क्लेम्स उसको प्रोसेस होते हैं वो डॉक्टर्स ही करते हैं। कोई बेसिक लेयर मतलब किस बेसिक डेजिग्नेशन की MBBS MD? नहीं, मेडिकली साउंड होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स के लिए डेफिनेशन दे रखी है। BAMS भी होते हैं, BHMS भी होते हैं, MBBS भी होते हैं, लेकिन टॉप लेवल पे जो उनके HODs होते हैं वो MBBS डॉक्टर्स या सुपर स्पेशलिस्ट ही होते हैं। हम लोग अभी इम्पैनलमेंट की भी बात कर रहे थे, तो इम्पैनलमेंट पैकेज में जो नेगोशिएशन करते वक्त हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के बीच में क्या बात होती है, मतलब कैसे रेट लिस्ट कैसे डिसाइड होती है? या देखो 2-3 चीजें हैं। इंडिया में ना Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज होती हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो यही डिसाइड होता है Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज से। इसी के हिसाब से प्रीमियम भी होता है पॉलिसी का। Tier 1 सिटीज का प्रीमियम ज्यादा होगा, Tier 2 का, Tier 3 का सबसे कम। अब जो Tier 3 सिटीज है उसमें एक हॉस्पिटल बेंचमार्क होता है, ये इतने बेड का हॉस्पिटल है, इसमें ये रेट्स हैं, इसके ये रेट्स हैं। उस एरिया में Tier 3 सिटी में उस हॉस्पिटल का बेंचमार्क जो है वो इतने बेड का हॉस्पिटल है, वो कंपनी का बेंचमार्क होता है कि हमको इससे ज्यादा रेट्स किसी को नहीं देने। ठीक है, फाइनल बेंचमार्क। हाँ, कि ये हॉस्पिटल है, ये हमारा बेंचमार्क है, इसके पास सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इसके पास हमारे नंबर ऑफ इंश्योर्ड सबसे ज़्यादा जाते हैं, हम इसको इतना पे आउट करते हैं तो हमारे लिए यही बेंचमार्क है, उससे ज़्यादा हम किसी हॉस्पिटल को नहीं देंगे। ऐसे ही अलग अलग रेट्स का, एम्बियंस कैसा है, कितने बेड का है, और कॉमन जो उसके पास कंपनी के पास रेट्स जा रहे हैं, हॉस्पिटल के बिल्स जो गए अभी तक रिम्बर्समेंट में, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि हॉस्पिटल कहाँ, मतलब क्या रेट देने चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ क्लेम्स भी उसमें हाँ बिल्कुल। अब जैसे मान लो नए हॉस्पिटल ने अप्लाई कर दिया तो उसके लिए क्या बेंचमार्क होगा कि उसका कितने बेड का हॉस्पिटल है, उसके पास क्या क्या टाई अप्स में है, उसके पास सर्विसेज कैसी अवेलेबल है। ठीक है, अब 40 बेड का एक हॉस्पिटल है जो आपको बुके सर्विस दे रहा है। बुके सर्विस मतलब बहुत ही अच्छे रूम्स, बहुत ही अच्छी सर्विस, हाई क्वालिटी सर्विस दे रहा है। ठीक है, उसके रेट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे 40 बेड के दूसरे हॉस्पिटल के कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, 40 बेड के लिए Tier 3 सिटी में कंपनी उसको यही रेट देगी। ठीक है, सर्विसेज अच्छी दे रहा है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 100 बेड के बराबर वाले रेट वो उसको नहीं देंगे। IRDA ने मार्च 2026 में कहा कि कैशलेस मिसयूज करने वाले हॉस्पिटल्स को 15 दिन में डिपैनल कर दिया जाए। क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है, ये पता है आपको? यार देखो, डिपैनल अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो तो यार 2 दिन नहीं होता उसके लिए डिसाइड करने के लिए। कंपनी एक ही दिन के अंदर जो है डिपैनल करती है और अगले दिन उसको नोटिस भेज देती है मेल पे कि हम जो है आपको जो है अपने उससे डिपैनल कर रहे हैं। सो कोई हॉस्पिटल के ऊपर कोई लीगल वर्कआउट भी किया जाता है? अगर बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है तब करेगी, वरना नहीं करती। मेल करके कि हमारा आपसे जो हम मतलब अपने एग्रीमेंट था उसको ब्रेक कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अगर आपने बड़ा फ्रॉड किया है तो हम अपने डैशबोर्ड पे आपको एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर के उस पर दिखा रहे हैं, ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं कि अब आपके यहाँ से हमारे यहाँ कोई भी क्लेम्स जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी। मैंने कई सारे कैशलेस क्लेम्स में देखा है कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी जिसमें 3 लाख रुपए का क्लेम, और जब उसमें 3 लाख रुपए का क्लेम लगाया गया पास उसमें 1,20,000 रुपए का ही हो रहा है। इतना लंबा डिडक्शन कैसे कंपनी? देखिए होता क्या और है, उसके जो बीच का को पेमेंट होता है, फिर ये क्या कौन बियर करता है? हॉस्पिटल बियर करता है या पेशेंट बियर करता है? को पेमेंट तो सवाल ही नहीं होता। को पेमेंट का मतलब होता है कि जो इंश्योर्ड है वो साथ में पेमेंट करेगा। ओके, तो को पेमेंट वहाँ होता है। वो को पेमेंट हर जगह नहीं होता, हर पॉलिसी में नहीं होता। कुछ सीनियर सिटीजन पॉलिसी हैं उनमें को पेमेंट होता है, या कुछ कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं उनमें को पेमेंट होता है। तो को पेमेंट का तो सवाल ही नहीं होता। सेकेंड चीज़ है, 5 लाख की पॉलिसी है, एक बीमारी के लिए 5 लाख रुपए थोड़ी ना मिल जाएंगे यार। 5 लाख का मतलब है ये आपका सम इंश्योर्ड है। ठीक है, इसमें हर चीज़ का रेट्स डिसाइडेड है। एक बीमारी के लिए मान लो आप 0.5%, 0.1% के रूम के लिए एलिजिबल हो, 5,000 का रूम है आपका पर डे का। ठीक है, दवाई का खर्चा मान लो 10,000 रुपये पर डे, 1,000-1,500 रुपये मिसलेनियस चार्जेस मान लो पर डे। आप जो है एवरेज लगा लो कितना हो गया, 16,000 रुपये पर डे का। पेशेंट रहा 10 दिन,
1,60,000 रुपए, 5 लाख रुपए कहाँ से क्लेम कर लोगे? हॉस्पिटल जो है कितना बिल बढ़ा के लगा देगा, मेडिसिन क्या- नहीं बढ़ा सकता है। जैसे एक्यूट पेनकिटाइटिस जैसी बीमारियां, हाँ। उसमें हॉस्पिटल्स 2-2.5 लाख इतने तक बिल लेके चले जाते गलत करते हैं। जो जेन्युइन हॉस्पिटल होते हैं वो जो एक्चुअल होता है वही बनाते हैं। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत मेडिसिन अपने अपने पेटेंट्स डॉक्टर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लगा देते हैं। मान लीजिए एक मेडिसिन है मेरोपेनम, हैं। है ना। मेरोपेनम 250 रुपये की भी आती है, 2,500 की भी आती है और 5,000 की भी आती है। लेकिन जो मार्केट रेट है एक एवरेज नॉर्मल ब्रांड का, उसका 500 से 600 रुपये। तो वहाँ पे कंपनी रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस लगाती है। दो तरीके होते हैं, या तो हॉस्पिटल के साथ अगर टाई अप है तो कंपनी पहले ही रूल आउट कर देगी कि हम आपको इतना ही देंगे इस मेडिसिन का, ये नॉर्मल चार्जेस हैं, ठीक है। उसको रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज के अंदर में डाल दिया, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग कंपनीज डिसाइड करती हैं। प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी होता है। कुछ कभी कभी जाता है कि वो पेशेंट को पार्ट पे जाता है, कभी कभी वो जो है वो डिस्काउंट पार्ट में या नॉन पेबल के पार्ट में कंपनी हॉस्पिटल से ही छुड़वा देती है। सपोज मान लिया कि कभी कंपनी ने डिडक्शन करके अप्रूव किया, डिडक्शन यार कोई नॉन जस्टिफाइड चीज पे नहीं कर सकती कोई भी कंपनी, है ना। लेकिन हॉस्पिटल्स तो उसके एवज में कि कंपनी ने इतना अप्रूव किया, अब आप हमको रेस्ट ऑफ मनी दो। रेस्ट ऑफ मनी तो उसने बिल बना के भेजा होगा ना। नॉन पेबल उसकी पॉलिसी में कवर नहीं होगा तभी वो उससे ले सकता है। अगर नॉन पेबल उसकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। सर जितनी बड़ी पॉलिसी होती उतना तो लोग पढ़ते भी नहीं है ना लाइफ में। अरे वो तो मतलब ऑब्वियस सी बात है। कोई भी बीमारी यार कितना भी लंबा बिल बना लोगे, कैंसर थोड़ी ना 15 लाख 20 लाख रुपए लग जाएगा। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का केस जो है 40-50 हज़ार रुपए में इंप्रूवमेंट हो जाता है पेशेंट का। तुम हम कह रहे हैं एमीपेनम भी लगा दो, मतलब बहुत हाई एंटीबायोटिक भी लगा दो। हाई एंटीबायोटिक की कॉस्ट कितनी लगा दो यार, किस चीज का तुम ज्यादा पैसा चार्ज कर लोगे? हर चीज के मार्केट तो रेट सर इस पर कोई रेगुलेशन क्यों नहीं है? है, बिल्कुल है। तो मतलब जितने हॉस्पिटल्स हैं या जो भी दवाइयाँ, वही सेम सॉल्ट अलग अलग कॉस्ट पे कैसे सेल होता है? यार ये डिसाइड कंपनी नहीं कर सकती। वो वही हम कह रहे हैं ना, कंपनी नजर रखती है। अगर हॉस्पिटल ऐसा काम कर रहा है कंपनी उसको पैनल में ही नहीं रखेगी। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसके पास भी डेटा होता है ना। उसके पास भी डेटा है कि ये जो है इस चीज की, इस बीमारी में इतना बिल बना के बार बार भेज रहा है। कंपनी फिर उसको हटा देगी पैनल से। भाई कस्टमर एक ही बार इंश्योर्ड का नुकसान हुआ ना, कितना ज़्यादा डिडक्शन, ह्यूज डिडक्शन हो गया, तो पहले तो कंपनी बात ही करती है हॉस्पिटल से कि नहीं लेना है ना। जो जस्टिफाइड है वही लेना है। उस पर लिख के देती है कंपनी, जब फाइनल अप्रूवल करती है ना, उस पर लिख के देती है कि ये पेशेंट से लेना है, इतना हमारा डिस्काउंट है, और ये चीज़ जो है ये गलत आपने चार्ज करी, इसको नहीं लेना है। जब आप इन्वेस्टिगेशन में रहे हो एंड प्रोसेसिंग में रहे हो, तो कभी आपने फ्रॉड पकड़ा है? प्रोसेसिंग में अलग चीज़ हो गई, इन्वेस्टिगेशन में अलग चीज़ हो गई। पहले किसका बताऊँ? इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट, मतलब आपको पता हो कि पेशेंट फ्रॉड कर रहा है, हॉस्पिटल फ्रॉड बहुत सारे। कोई अगर आपको कोई एक रियल केस ऐसे ही रात में 12 बजे 1 बजे चले गए, पेशेंट है ही नहीं, गया घर। मैं समझा नहीं, मतलब आप रात के 12 बजे कहाँ गए, क्यों गए? हॉस्पिटल गए इन्वेस्टिगेट करने पेशेंट के बारे में। आपके पास इंटीमेशन आ जाता होगा कि पेशेंट एडमिट हुआ है। कंपनी खुद बेचती है। अब वो हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे क्या अप्रोच रखनी है उस इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। कभी कभी मल्टीपल टाइम्स हम 2-3 विजिट भी मार सकते हैं एक ही केस में, एक ही केस पे। कभी कभी हम रात में 12-1 बजे के बाद पहुंच गए, या सुबह 8 बजे के पहले पहुंच गए, ठीक है। कभी ऐसा क्यों आपने बोला कि रात में गए, दिन में क्यों नहीं गए? यार होता क्या है, फ्रॉड केसेस में क्या होता है ना, पेशेंट जो है अगर बीमार नहीं है ना तो घर जाएगा खाना खाने या कुछ काम करने, समझ गए, और सुबह घर जाके सोएगा, सुबह आ जाएगा। ये भी होता है? ये भी होता है, ठीक है। और अब थोड़े स्मार्ट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, क्या करते हैं, पेशेंट लेटा के रखते हैं। तो वहाँ पे एक अलग अप्रोच है। अलग अप्रोच मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता, लेकिन एक हिंट दे देता हूँ कि हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। या आप मल्टीपल विजिट करके वहाँ पे आप देख सकोगे कि वो चीज़ सिमिलर पैटर्न पे है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये फ्रॉड है। ओके, ठीक है। मतलब सस्पेक्ट हो जाती होंगी चीज़ें कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है। अरे हम सिंपल सी बात करते हैं यार, बोलना नहीं चाहिए, ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन चलो हम बोल ही देते हैं। हॉस्पिटल इस चीज़ से सतर्क हो जाएंगे जो फ्रॉड करते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। हम गए हॉस्पिटल,
ठीक है, पेशेंट फर्जी लेटा है, अब हम ऐसे तो बिना प्रूफ के तो उसको वो नहीं कर सकते। हम जाएंगे वहाँ पे किसी मेडिसिन पे या किसी उस पे अपना कुछ टैग लगा के चले जाएंगे, ठीक है। अगर वो जेन्युइन पेशेंट है तो वो मेडिसिन यूज होकर वो फेंक दिया जाएगा, अगर नहीं जेन्युइन है तो वो पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट डे जाऊंगा, देखूंगा वो टैग लगा हुआ है, वो मेडिसिन यूज ही नहीं हुई, और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, मेरे पास प्रूफ है। क्योंकि जब आप जाओगे तो उसका वीडियो वगैरह बना के ही जाओगे डेफिनेटली। तो पेशेंट फिर अपनी बीमारी कैसे बता लेता है कि मुझे क्या बीमारी हुई थी वगैरह? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये फील्ड ऐसी है, कई बार पेशेंट बता ही नहीं पाता, लिखा कुछ और है, बता कुछ और रहा है, ठीक है। पकड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप वीगो देखोगे, जो वीगो भी आप जो पुराना इन्वेस्टिगेटर है वो देख के बता देगा ये वीगो सही लगी है, ऊपर चिपकाई हुई है। आप गए, आपको पुराने इन्वेस्टिगेटर्स को पता होता है कौन सा हॉस्पिटल सही है, कौन सा गलत है, कौन क्या फ्रॉड कर रहा है, सॉफ्ट फ्रॉड कौन कर रहा है, हार्ड फ्रॉड कौन कर रहा है। सब जो पुराने हो जाते हैं ना, नए लोगों को थोड़ा सीखना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन फिर भी उनसे गलतियां होती हैं। लेकिन जो पुराने इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनसे छोटी मोटी चीज़ें। ब्राइब का गेम बहुत चलता है इन्वेस्टिगेशन में, बहुत चलता है। मतलब नंबर्स ऑफ चीज़ें डिसाइडेड हैं कि फ्रॉड क्लेम लगेगा जो आप बोल रहे हैं, एंड इन्वेस्टिगेटर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड उसमें अपना पेमेंट लेते हैं। यार ये शॉर्ट टर्म का गेम है, मतलब होते हैं और मतलब हो सकता है आप कह रहे नहीं, मैं एक सिंपल सा पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटर्स ही ऐसे कर रहे हैं? कहते रहे शॉर्ट टर्म का गेम है। आप मार्केट में आप प्रिवेल नहीं कर, कंपनी नहीं पता कर पाती है, तब नहीं पता चल जाता। कहते रहे ये शॉर्ट टर्म का गेम है। आपने आज घूस ली, ठीक है, किसी से, अगली बार आपको उससे दबना पड़ेगा, ठीक है। या वो कस्टमर बाहर जाके बोलेगा कि उस कंपनी में वो तो हो गया था, तो मार्केट में खबर फैल गई, ठीक है, कहीं ना कहीं से सेल्समैन पे भी जाएगी या किसी और के जरिए भी जाएगी, ऊपर तक पहुंचेगी। कंपनी के पास अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन कंपनी जो है आगे सिमिलर पैटर्न देख के उसको तुरंत हटा किनारे कर देगी। मार्केट में कई ऐसे हॉस्पिटल्स पता चलते हैं कि जो सिर्फ फ्रॉड के दम पे चलते हैं। इस पर आप ये अभी है, पहले से बहुत कम हो गया है, अभी है, लेकिन आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएगा। उसका रीजन बताऊं, एक आभा कार्ड चल गया है, जैसे पैन कार्ड होता है, जैसे आभा आईडी, ठीक है। ये क्या है? ये आभा आईडी एज ए पैन कार्ड, जैसे पैन कार्ड में आपकी इनकम का डेटा रहता है, ऐसे आभा आईडी में आपकी डिजीज का डेटा रहेगा। आने वाले समय में ये यूनिफाइड हो जाएगा। आपके आभा कार्ड से आपने कभी भी, आप जब भी क्लेम लेने जाओगे उस आभा कार्ड पे ही रजिस्टर्ड होगा, आपने कितनी बार क्लेम लिया है, किस कंपनी से लिया है, यूनिक आईडी हो गई है। हाँ जी। जैसे आपका पैन कार्ड में सिविल मेंटेन रहता है, वैसे आभा कार्ड में आपका हेल्थ डेटा रिकॉर्ड, सिर्फ हेल्थ का डेटा रहेगा, सिर्फ हेल्थ का डेटा रिकॉर्ड रहेगा। अभी तो फिलहाल यही अप्रोच है गवर्नमेंट की जो है, तो आगे आने वाले समय में कोई अभी आभा आईडी पे काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। कौन सी कंपनीज हैं जो आभा आईडी पर काम अभी तो 2-4 ही कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, नाम नहीं ले सकता मैं, मेरी भी मजबूरी है ये समझो, लेकिन इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि गलत आप बता सकते हो। नहीं ले सकते उसका नाम, क्योंकि फिर हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं काम कर रही है तो वो कहेगी तुमने कैसे नाम ले लिया, उस कंपनी का प्रमोशन हो गया, है ना? ओके। तो आभा कार्ड का आगे आने वाला रोल यही है कि जो हॉस्पिटल फ्रॉड्स कर भी रहे हैं, पहले से बहुत कम हो चुके हैं, कंपनियां बहुत सतर्क हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन देखो यार, मार्केट है, मार्केट में अगर किसी चीज पे कंपनी ने बंदिशें लगाई हैं तो जो फ्रॉड आदमी होगा ना वो उसका तोड़ ढूंढेगा, नए फ्रॉड्स आएंगे, नई कंपनियां बंदिशें लगाती चली जाएंगी आगे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं उसको, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वैसे फ्रॉड जो है, जो फ्रॉड करने वाले हैं वो नए तरीके से फ्रॉड खोजते रहेंगे और कंपनियां उस पर धीमे धीमे ताला लगाती जाएंगी। कभी ऐसा लगा हो इन्वेस्टिगेशन की आपकी अभी तक की जो जर्नी में कि आपको पता हो कि केस पेशेंट वैलिड है, उसकी डिजीज वैलिड है, जेन्युइन है, मतलब हाँ जेन्युइन है, और उसके बावजूद कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा कभी? हाँ हुआ है। हुआ क्या था इसमें गलती, तो ये मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, कैसे हैंडल करते हो आप? देखो हमारा काम है रिपोर्ट करना, राइट। जब हम इन्वेस्टिगेशन में थे तो हमारा काम था रिपोर्ट करना, ठीक है। प्रोसेसिंग में भी ये चीज होती है, प्रोसेसिंग में फर्स्ट हैंडलर जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग टीम का काम होता है उसमें फ्रॉड खोजना, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ चीज होती है, गलती हो जाती है, डॉक्टर से हमने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले, शायद पिछले क्वेश्चन में ही हमने बताया था कि डॉक्टर्स जो उस समय इमरजेंसी में पेशेंट जब गया,
डॉक्टर ने गलती से लिख दिया कि इसको ये बीमारी इतने साल से है, या पेशेंट कंडीशन में नहीं था, किसी अटेंडेंस पूछा कि इसको बीपी शुगर कितने समय से है, उसने कह दी 10-12 साल से है, हवा हवाई बात कह दी, ठीक है। अब नहीं था उसको, साल 2 साल से रहा होगा, ठीक है, वहां पे उसका क्लेम डिनाई हो गया। लेकिन वहां पे सही अप्रोच रही, सेल्स मैनेजर की मेहनत रही, थोड़ा सा सेल्स टीम की मेहनत रही, और कंपनी को भी कोई एविडेंस नहीं मिला कि उसको वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था, कोई बीमारी थी, तो कंपनी ने उसका क्लेम अप्रूव कर दिया। हमने भी मतलब हम इन्वेस्टिगेटर के तौर पे भी हमने खोजने की कोशिश करी। तो कभी मतलब कभी आपने ऐसा हुआ कि आप पेशेंट के साइड का आपने फेवर किया हो कि चलो इसका काम हो यार, हम जेन्युइनिटी का फेवर करते हैं। हमारी कंपनी ने हमेशा हमको यही सिखाया, हम जिस भी कंपनी में रहे, कि जो चीज़ सही है उसी का साथ दो। तो हमारे कंपनी प्रेशर नहीं करती कि नहीं जाकर क्लेम रिजेक्ट ही कर दो? नहीं, कभी नहीं, ये ऐसा तो कभी नहीं। टारगेट हमारी कंपनी में, जिस भी कंपनी में रहे, बाय गॉड्स ग्रेट, कभी इस तरीके का टारगेट नहीं मिला कि आपको ये करना है, गलत काम करना है। सही का साथ दो, आप हमेशा सही रहोगे। कंपनियां, बड़ी कंपनी, भाई छोटी मोटी कंपनी ऐसा काम करती है, बड़ी कंपनी को जिसका लॉन्ग टर्म का गेम है ना, वो ये सब चीज़ों पे हाथ नहीं डालती, मतलब बैड चीज़ों पे हाथ नहीं डालती, क्योंकि भाई उसको भी आगे पॉलिसी बेचनी है ना यार। इस तरीके के काम वो करेगी तो वो पॉलिसी कैसे बेचेगी? अभी कानपुर में लास्ट ईयर मैंने नोटिस किया था, कई सारे हॉस्पिटल्स ने बहुत सारी कंपनीज के क्लेम को लेने से मना कर दिया था। क्या केस था, पूछ पता है आपको? बहुत साल से हॉस्पिटल्स के रेट्स जो है वो रिवाइज नहीं हुए थे, ठीक है, ये बहुत लो रेट्स पे काम कर रहे थे, तो भाई खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल को भी लगा कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने तुलसी जैसे हॉस्पिटल्स, कई तुलसी हॉस्पिटल जो सिविल लाइन, मैं नहीं जानता कि तुलसी था कि और कौन था, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ऑब्जेक्शन किया था। कंपनी ने, न्यूज़ भी निकली थी इससे रिलेटेड, कंपनी ने उसको भाई एकता में शक्ति होती है, कंपनी ने उसको वॉच आउट किया, कंपनी ने उनके साथ टाइप्स बढ़ाए भी, और जहाँ नहीं बढ़ाने थे वह नहीं बढ़ाए, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। वो चैनल पार्टनर है ना, हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के बिना नहीं, इंश्योरेंस हॉस्पिटल के बिना नहीं, दोनों को म्यूचुअली चलना पड़ेगा। ये चलती रही चीज़ें, कुछ चीज़ें कभी इनके फेवर में होंगी, कुछ चीज़ें कभी इनके फेवर में होंगी, तो ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना चैनल पार्टनर है, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। तो कुछ खराब लगेगा, अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो ऑब्जेक्शन करेगा, ये इसको खराब लगेगा, इसको मतलब चीज़ें नहीं सही लगेंगी, ये ऑब्जेक्शन करेगा। 3 रीजंस आप मुझे बताइए कि जब पॉलिसी नल एंड वाइड हो जाती है। देखो, पहला रीजन तो बेसिकली वही है, फ्रॉड, है ना। हर मुश्किल का हल फ्रॉड है। हाँ, अगर आपने फ्रॉड किया तो नल एंड वाइड हो जाएगा। ओके। दूसरा चीज़ ये है कि वो प्रीमियम पे ना करे, बीच में पॉलिसी ब्रेकआउट हो गई तो प्रीमियम नहीं आया, ईएमआई पे पॉलिसी है, उसने एक प्रीमियम नहीं दिया, वहाँ पे नल एंड वाइड होगी। तीसरी कंडीशन है नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर क्या है कि हमको पहले से बीमारी थी, बड़ी बीमारी थी, या हम पार्शियली डिसेबल्ड थे, हमारा एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, है ना, वो हमने पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं किया, तो वहाँ पे कंपनी के पास पूरा अधिकार है कि उसको वो नल एंड वॉइड कर देगी पॉलिसी। सो अगर मान लेते हैं कि किसी ने मेरी पॉलिसी को नल एंड वॉइड कर दिया है, इंश्योरेंस ने रिजेक्ट कर दिया है, तो मेरे पास कौन से लीगल रास्ते हैं? यार लीगल रास्ता बचा, ओम्बड्समैन, फ्रॉड में कहाँ लीगल रास्ता? सपोज मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ जिसकी वजह से पॉलिसी रिजेक्ट हुई, और अब इंश्योरर ने मेरे क्लेम के साथ साथ मेरी पॉलिसी भी रिजेक्ट कर दी, सो अब मेरे पास कौन से लीगल ऑप्शन? भाई जेन्युइन है तो वो तो क्लेम उसको मिलेगा, उसको रास्ते वो लीगल जा सकता है अपना। कई बार सर क्लेम के साथ साथ पॉलिसीज भी रिजेक्ट हो जाती हैं, होती हैं भाई, मानते हैं, लेकिन वहाँ पे बिना एविडेंस की कंपनी क्लेम पॉलिसी रिजेक्ट नहीं कर सकती, वहाँ पे रिटन एविडेंस चाहिए होता है। हमने क्या, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कंपनी फंस जाएगी, उसको लंबा पेनल्टी देनी पड़ेगी जब तक उसके एविडेंस नहीं होगा। रिटन एविडेंस, रिटन, हाँ, किस तरीके का रिटन एविडेंस? मतलब कि पेपर्स पे एविडेंस होना चाहिए, लिखित एविडेंस। किसने लिख के दिया हो, जैसे हॉस्पिटल ने लिख के दिया हो, पेशेंट ने लिख के दिया हो, या उसको ऐसा कुछ मिल गया हो कंपनी को, जैसे फ्रॉड। मान लीजिए कि कंपनी ने सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली कि स्टेट में ये एडमिट ही नहीं हुआ, कंपनी के पास प्रूफ है, या हॉस्पिटल ने लिख के दे दिया ये हमारे पास कभी एडमिट ही नहीं हुआ था, या ट्रीटिंग डॉक्टर ने लिख दिया कि इसने कभी हमसे इलाज नहीं कराया था। पैथोलॉजिस्ट का भी कोई रोल होता है? पैथोलॉजिस्ट का भी रोल होता है, लेकिन मेजर रोल नहीं है। पैथोलॉजिस्ट के बेस पे कंपनी पॉलिसी नल एंड वॉइड नहीं कर सकती, क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। क्योंकि देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पैथोलॉजिस्ट खुद जाते ही नहीं,
लेकिन ट्रीटिंग डॉक्टर की वजह से ट्रीटिंग डॉक्टर की वजह से भाई, वो ट्रीट कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि हमने ट्रीट ही नहीं किया, तो कहाँ से आप उसको जस्टिफाइड कर दोगे? राइट। पॉलिसी खरीदने में सबसे कॉमन गलतियां लोग क्या कर देते हैं जो जो किसी को भी पॉलिसी खरीदने से पहले नहीं करनी चाहिए? पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से जान ले, ठीक है? IRDAI से रिलेटेड कोई रूल? सर 65 पेज की पॉलिसी कौन पढ़ेगा? नहीं, 65 पेज की पॉलिसी, 2 पेज का ब्रोशर आता है, 2 से 3 पेज का। हाँ। सिंपल पॉलिसी गाइडलाइंस उसमें दी होती है, उसको पढ़ लो। नहीं पढ़ सकते हो, ऐसे व्यक्ति से इंश्योरेंस पॉलिसी लो जो तुम्हारा क्लोज हो, जो तुम्हारा अच्छी सर्विस देता हो, जो तुम्हारे मजबूरी में या कभी कोई उसमें खड़ा हो। अपने क्लोज पर्सन से लो, जिसको नहीं जानते उससे मत लो कि बाद में तुमको वो सर्विस ना दे पाए। तीसरी कंडीशन, हमेशा अगर आपको कोई बीमारी है उसको डिस्क्लोज जरूर करिए। कई बार लोग लोन लेने जाते हैं, उसके एवज में उनको पॉलिसी एक सब प्रोडक्ट बना के सेल आउट कर दी जाती है, रियलिटी में उसका कोई यूज नहीं हो पाता है। इसमें कोई भी क्लाइंट अपने आप को किस तरीके से बचाए कि वो से प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यार वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, लोन के अगेंस्ट में कि तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो क्रॉस सेल होती है। हाँ, या तुम वो कई बार कहते हैं कि आपका तुम उसको पहले ही ब्याज दे रहे हो, है ना? तुम जेन्युइन लोन ले रहे हो, तुम उसको पहले ही ब्याज दे रहे हो। अगर वो कंपनी तुमको वो साथ में ऐसे अलग से पॉलिसी बेच रही है, हाँ, आपकी एक्सीडेंटल पॉलिसी वो करा सकती है, वो उसके पास अधिकार है, क्योंकि वो अपना लोन अमाउंट आपको कुछ हो जाता है तो उससे वो सिक्योर्ड कर रही है, ठीक है? वो जेन्युइन है, ठीक है? या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कर रही है, वो जेन्युइन है, ठीक है? वो उसका अमाउंट आपसे ले सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस का क्या? ओके। या ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही हो जहाँ पे आपको पर डे का कैश लिमिट भी इतनी मिले कि वो हॉस्पिटल के प्रीमियम में, उस पर वो कंपनी के प्रीमियम में उससे दिक्कत ना है। डिस्चार्ज के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल हॉस्पिटल से लेने चाहिए, और अगर हॉस्पिटल नहीं दे रहा हो तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल है वो मना नहीं कर सकता है। आपको इंडोर केस पेपर नहीं देगा वो, ठीक है? या BST कहते हैं जो उसकी इंडोर केस पेपर फाइल होती है, वो नहीं देगा। लेकिन जो आपको क्लेम्स के लिए, आप क्लेम से रिगार्डिंग ही पूछ रहे हो ना, ये जनरल भी हम ले लेते हैं। आपको फाइनल बिल, जो आपने पेमेंट किया है, पेमेंट रिसिप्ट, और मेडिसिनल रिसिप्ट्स, और डिस्चार्ज समरी, ये 4 चीजें जो हैं ये तो आपको लेनी ही लेनी है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आप नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, वो आप बाद में कलेक्ट कर सकते हो। अगर हॉस्पिटल देने से मना करता है तो आप उसकी CMO ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हो। नॉर्मल पेशेंट जाएगा ही नहीं CMO ऑफिस? यार उसको अगर क्लेम लेना है तब तो जाएगा कि हॉस्पिटल हमको दे नहीं रहा है, ठीक है? या अगर उसको क्लेम लेना है तो बेसिक चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो कोई भी हॉस्पिटल मना ही नहीं कर सकता। फाइनल बिल, पेमेंट रिसिप्ट, मेडिसिनल जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट, और डिस्चार्ज समरी, ये तो मैंडेटरी है, तो हॉस्पिटल को देना ही देना है। डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज स्लिप, डे केयर समरी, ये एक ही चीज़ें हैं। समझ गया। सो अगर मान लेते हैं किसी का क्लेम रिजेक्ट हो गया है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं अगर किसी का क्लेम रिजेक्ट हो जाए? यार क्लेम रिजेक्ट हो गया ना, तो सबसे पहले उसको कंपनी की जो सपोर्ट पोर्टल होता है ना, उस पर अप्रोच करना चाहिए। पहले अपने एजेंट को अप्रोच करें, अगर एजेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, वैसे तो करते हैं लेकिन फिर भी मानते हैं कि भाई कई लोगों ने खाली पॉलिसी बेचने के पर्पज से वो किया, तो उसको जो है ऑनलाइन पॉलिसी ली है तो उसको ऑनलाइन सपोर्ट पोर्टल से हेल्प लेनी चाहिए। जिसने ब्रांच से ली है उसको ब्रांच के पहले ब्रांच पे जाके जिस रिसोर्स से पॉलिसी ली है उससे कनेक्ट करना उससे चाहिए, अप्रोच करे। उसके बाद कंपनी का सपोर्ट पोर्टल होता है, सपोर्ट पोर्टल के बाद हायर अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी के पास ग्रीवेंसेस सेल होते हैं, और यहाँ तक आते तक क्लेम्स जेन्युइन क्लेम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, ठीक है। आपको स्टार हेल्थ के लखनऊ का केस पता है? मैं बस बहुत ब्रीफ में तो नहीं पता, लेकिन हाँ पता। ठीक है। सो आपको उसमें एक लड़के ने अपनी माँ के लिए पॉलिसी ले रखी थी जो 7-8 साल से चला रहा था, जिसमें हर साल 40 से 50 हज़ार रुपये प्रीमियम भर रहा था। जब एंड टाइम पर उसको क्लेम लेने की बारी आई तो कंपनी ने उसका क्लेम होल्ड या रिजेक्ट कर दिया। एंड जब वो हजरतगंज के ऑफिस गया, वहाँ पर उसने अपनी बात रखी तो वहाँ के स्टाफ ने ये बोला कि हमसे पूछ के पॉलिसी ली थी। देखो, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये बिल्कुल जस्ट मतलब हाँ, ये स्टेटमेंट रिजेक्शन, अप्रूवल,
ये एक टीम है, कोई भी सेल्स टीम डिसाइड नहीं करेगी। आई एम एग्री विद दैट। हाँ, उसकी अप्रोच ही गलत थी। वो गया था सेल्स टीम के पास में और वीडियो बना रहा था। अगर वो सही तरीके से सही चैनल के थ्रू जाता तो अब पता नहीं उसको किसने मिसगाइड किया, क्या किया। देखो मामला कोर्ट में है तो बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते उसके बारे में, लेकिन मैं अग्री हूँ। मैं उसकी अप्रोच गलत थी। अगर वो सही, मेरा इस पूरे क्वेश्चन पर बात करने का ज्यादा वो नहीं था। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन फिर भी मेरा बस ये था कि आप सेल्स में हो और मैं मान रहा हूँ कि आप सेल्स टीम में, मतलब वो सेल्स टीम में। हाँ, वो भी गलत था। और जिसने ये बोला कि मुझसे पूछ के पॉलिसी ली थी, आप पूरी इंडस्ट्री को ऐसे तो क्या है कि ऑनलाइन आदमी पॉलिसी ले रहा है, सपोज स्टार हेल्थ की, ठीक है, आप स्टार हेल्थ में हो यार, आप सर्विस इंडस्ट्री में हो। हाँ, आप सामने वाले सर्विस वाले देने वाले को आप ये नहीं बोल सकते कि मुझसे पूछ के पॉलिसी, क्योंकि आपकी कंपनी है, कंपनी आपकी है, राइट। देखो ऐसा होता है पब्लिक सेक्टर में, मतलब हम प्लेटफॉर्म में जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि होता क्या है कि प्लेटफॉर्म पे जब आदमी टिकट लेने जाता है, जो टिकट बेच रहा होता है ना, वो हर तरीके के आदमी से डील करता है। कभी कभी उसका नेचर ऐसा हो जाता है चिड़चिड़ा सा कि वो तो तके से डरा देता है, वो गलत है। ठीक है, आप सर्विस इंडस्ट्री में आपका नहीं करना चाहिए, लेकिन गलतियां हो जाती हैं। आगे से पता नहीं अब उसका क्या हुआ, उस आदमी का हुआ नहीं हुआ मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन वो भी गलत था। और जो ये काम कर रहा था, उसपे हुआ क्या था, मतलब वो मामला क्या था, कुछ पता है आपको? मामले की जानकारी मुझे भी ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से शायद आपकी कंपनी का प्री-एक्जिस्टिंग डिजीज बहुत वायरल मामला है, उसके ऊपर शायद किसी ने वीडियो भी बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो भी बना था। शायद उसकी प्री-एक्जिस्टिंग डिजीज थी जो डिस्क्लोज नहीं हुई थी, उससे रिलेटेड था, या उसका वेटिंग पीरियड था उस बीमारी से रिलेटेड, उसकी वजह से शायद वो कैशलेस डिनाई हुआ था उसका। लेकिन वो पेशेंट एडमिट था, और अगर वो थोड़ा सा सही अप्रोच रखता तो शायद उसका अप्रूव भी हो जाता। मेरे को पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि यार अपने पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि ऐसी केस स्टडी करी जाए। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा केस था, उससे सीखने लायक केस है कि अगर वो किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है एक मिडिल क्लास अगर 40 से 50 हजार रुपए दे रहा है तो कोई भी पर्सन चाहे, क्लास 40 से 50 हजार नहीं दे सकता है, ये हाई क्लास का ही बंदा दे सकता है, क्योंकि जनरल पॉलिसी जो है 5 से 10 हजार 15 हजार में आ जाती है। और यार मेरे घर पे मैं हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चों की पॉलिसी जो है 21,000 साढ़े 21,000 की है ना, और 50,000 की प्रीमियम दे रहा है। वो मान लो रहा भी हो मिडिल क्लास नहीं, फिर वो हाई क्लास का बंदा हो गया, है ना। ये एक आदमी की जो है मंथली इनकम 50,000 होती है, वो 50,000 का प्रीमियम दे रहा है, ईयरली दे रहा है, लेकिन ईयरली दे रहा है। लेकिन उसका अगर एवरेज निकालोगे तो 5 से 10 हजार रुपया उसी का ही हो गया मंथली, है ना। तो खैर वो अलग चीज़ है, वो कोई पॉलिसी ले सकता है, कितने की भी ले सकता है, वो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। जिसने ये बोला कि पॉलिसी हमसे पूछ के ली थी वो भी गलत था, और जो वीडियो बना रहा था उसकी अप्रोच भी गलत थी। उसको जो लोग अपनी पॉलिसी पोर्ट कर देते, क्या सही है? नहीं यार, 3 साल मेरे हिसाब से देखो, या 2 साल पॉलिसी चल गई है, उसके बाद वो अपनी पॉलिसी पोर्ट कर देते हैं दूसरी कंपनी, क्या ये सही नहीं करनी चाहिए यार। ये भी एक सिविल तरीके है, 5 साल बाद आपका मोरिटोरियम पीरियड आ जाएगा। तो अगर कई बार तो जो लोग सेल्स कर रहे होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमने 4 साल बाद भी अगर आप इस कंपनी में आएंगे तो आपको डे 1 से वही सारी सुविधाएं मिलेंगी। मिस सेलिंग कहते हैं, प्रॉपर मिस सेलिंग है वो मिस सेलिंग है यार, क्योंकि 1 साल बाद उसका मोरिटोरियम पीरियड होने वाला है। कंपनी तो ये कह रही होती है कि अगर आप जिस तरीके से वो, और लोग एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप एयरटेल से जियो में आ रहे हैं उस तरीके से सारी सुविधाएं, आपका नंबर वही रहेगा। वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस का फायदा उठा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सर्विस नहीं, यहाँ पे आपके हेल्थ से रिलेटेड मामला है। 5वें साल में आपका मोरिटोरियम पीरियड पूरा होने वाला है, यानी कि 5 साल बाद सारी बीमारियां कवर हो जाएंगी। कंपनी ने उसको डे 1 पर ही मांगना हुआ है कि आज से आप हमारे साथ इस कंपनी में जुड़े हुए हो। मतलब पोर्ट करने के बाद अगर कोई पर्सन केयर से स्टार हेल्थ में भी आ रहा है 3 साल के बाद, पोर्टेबिलिटी गलत नहीं है यार, लेकिन मान लो हम ये कहते हैं कि चौथा साल है स्टार हेल्थ, 3 साल वहां चलाई, चौथा साल स्टार हेल्थ है। मान लो कुछ उसको ऐसी बीमारी, सर्जिकल केस है कोई, मान लो, हाँ सीधे सर्जरी, उसके पीछे कुछ हिस्ट्री होती है, वो 2-3 महीने में कोई एकदम से बीमारी नहीं हो जाती। मतलब आज मान लो हम एक बात करते हैं कि तुमको हर्निया का ऑपरेशन कराना है, ठीक है ना। अब हर्निया एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, राइट, है ना, कुछ तो हिस्ट्री रही होगी पीछे, ठीक है ना। तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है 1 से 2 साल। पोर्ट होने पे वेटिंग पीरियड नहीं होता है, लेकिन पीछे अगर हिस्ट्री है कंपनी उसको रूल आउट करेगी, वो क्लेम मिल सकता है उसको रिम्बर्समेंट में, लेकिन कैशलेस तो नहीं मिलेगा।
जहाँ तक मेरा मानना ओके। है ना। अगर हो सकता है कि प्रीमियम कस्टमर हो, लाइट कस्टमर मतलब हो, लड़के ले भी ले, हाँ। लेकिन पोर्टेबिलिटी में अगर कहीं पे पीएडी की चांस सस्पिशियस हो गया तो वो नहीं मिलेगा उसको क्लेम। मतलब किसी की भी पॉलिसी अगर 2 साल प्लस चल चुकी है, 1 साल भी चल चुकी है, तो उसको पोर्ट नहीं कराना चाहिए। एक साल में तो करा सकता है, 1 साल में तो इतना कोई वो बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन 2 साल 3 साल बाद नहीं करना। तो 1 साल बाद तो उसके लिए उसकी कंपनी एक से ही मान रही है ना सर? नहीं भाई देखो, 1 साल जिसकी पॉलिसी चल गई लिख कर, क्योंकि वो आ रहा होता है कि आपका वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाता है। वेव ऑफ हो गया। सो जब वेटिंग पीरियड वेव ऑफ होने का मतलब ही है सर कि आप हम वो सारी चीजें यूटिलिटी में ले सकते हैं। बट वो कोई बड़ी बीमारी यार ऐसे आएगी भी नहीं, पहले दूसरे साल तीसरे साल में कोई बड़ी बीमारी आती भी नहीं, इसलिए उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जहाँ 2 साल 3 साल 4 साल हो गया वहाँ कराना बेवकूफ़ी लगती है ना। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि पोर्टेबिलिटी 1 और 2 ईयर में तो ओके है, बट उसके बाद अगर आप करा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे ले कर रहे हैं। लोग टारगेट के लिए पॉलिसी बेचते हैं, ये बात आपको पता होगी। कई बार अपने लोग रिलेशंस में जाके मैक्सिमम पॉलिसी सेल आउट कर देते हैं। इससे कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन कैसे बचे? यार अवेयर होना चाहिए। आप कुछ भी ले रहे हो यार, आप सब्जी खरीदने जा रहे हो आप देख के ले रहे हो, आप टीवी लेने जा रहे हो आप देख ले रहे हो, मोबाइल लेने जा रहे हो आप सर्च करके ले रहे हो, पॉलिसी लेते समय क्यों नहीं देख रहे हो? मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करो, लेकिन यार पढ़ो भी तो उसके बारे में। हमने आपको रिकमेंड किया आप सोनी टीवी ले लो, आप हमारे कहने सोनी टीवी ले लोगे? समझ गया, है ना। सैमसंग और बाकी भी वो अच्छे हैं। आप अपना बजट देखोगे, आप औरों की सर्विसेज, पिक्चर क्वालिटी टीवी की आप मैनेज करोगे, वहां पे आप ये अप्रोच क्यों नहीं करती? यहाँ तो आपके जीवन का मामला है। इस पूरे कन्वर्जेशन का एक लास्ट, कि अगर कोई भी पर्सन अगर ये पूरा पॉडकास्ट देखते हुए आया है और यहाँ तक स्टैंड किया है उसने या देखा है, तो ऐसी वो 3 चीजें बताओ जो वो आज से फॉलो कर सकता है फॉर पॉलिसी, और जो कोई भी एजेंट या एक नॉर्मल सेल्स पर्सन या किसी एड में दिखाई नहीं देगा। यार पहली चीज तो आदमी को लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, ये हर आदमी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहता है, अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर करना चाहता है, तो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये पहला। अभी जैसे बात हुई ना कि पॉलिसी लेते समय अपने विश्वास वाले से लो जिस पे आप बहुत भरोसा करते हो, प्लस टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी की एक नज़र में पढ़ो जरूर। जितनी भी बातें अभी तक हम लोगों ने करी, ठीक है, इस पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जाओ मार्केट में सर्च करो, रिव्यूज देखो, सब चीज पे डिसाइड करके तब डिसीजन लेगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर मतलब 25 साल के लिए आपने ले ली पॉलिसी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी फैमिली सिक्योर्ड है। मान लो कुछ हो गया, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 2017 से एक कंपनी में काम कर रहा था, मेरे पास पॉलिसी भी थी अपनी इंडिविजुअल, मेरे को कॉर्पोरेट पॉलिसी मिल गई 2020 या 21 में। मैंने वो 2020 में मैंने वो कंपनी छोड़ी, ठीक, लेकिन मैंने 2-3 साल पहले अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी बंद कर दी थी क्योंकि मेरे को कॉर्पोरेट पॉलिसी मिली हुई थी। ठीक है, मेरे को कॉर्पोरेट पॉलिसी मिली थी, मैंने अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी बंद कर दी कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो हम क्यों पैसा बर्बाद करें डबल जगह। जैसे मैं दूसरी कंपनी में गया, ठीक है, वहाँ पे वो कॉर्पोरेट पॉलिसी खत्म हो गई। अब मेरी कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, नई कंपनी में गए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा नई पॉलिसी अपनी इंडिविजुअल लेने में। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा लूंगा। नई कंपनी ज्वाइन करी, 6 महीने बाद तो यहाँ पे भी मिल जाएगी, नहीं कराऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसी बीच में कोई पहले महीने में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट, कंपाउंड फ्रैक्चर स्पैर का, राइट टिबिया फिबुला फ्रैक्चर हो गई थी बहुत बुरी तरीके से। अब जिस भी हॉस्पिटल में जा रहा था ना, सब हॉस्पिटल वाले मेरे को जानते थे और देख कह रहे थे यार तुम्हारी खुद की पॉलिसी नहीं है। उस समय बड़ा अफसोस हुआ
ये अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी होनी चाहिए थी, डेफिनेटली। वहाँ वो काम आती। मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में अभी नई कंपनी में स्विच किया हूँ तो अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, वहाँ पे हमको दिक्कत आई। और वो समय है, आज का समय है, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी ब्रेक नहीं हुई। इंडिविजुअल कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रही है अलग, और मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल चल रही है। और बहुत बड़ी, मैंने बहुत महंगी कॉर्पोरेट तो नहीं ली। सोने पे सुहागा है। और मैंने बहुत महंगी पॉलिसी नहीं ली है। आदमी को ये दिमाग में पॉलिसी लेते समय ध्यान रखना चाहिए, वो कोई लग्जरी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई लग्जरी नहीं है, राइट। ये आपकी नीड है, इमरजेंसी नीड है। और 10 से 15 से 20% तक का डिडक्शन होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो एटीएम है, आप गए हॉस्पिटल, वो आपका कैश आउट हो जाएगा, नहीं, आपको कुछ ना कुछ करके 5 से 10 हज़ार रुपये हॉस्पिटल को फिर भी देना पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो वो भी आप मान के चलो। अगर आपका एजेंट कह रहा है तब भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करो। 5 से 10 हज़ार रुपये अपना लेके चलो, ताकि आपको बाद में बुरा ना लगे कि हमारी कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया। कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया। हर हॉस्पिटल अलग तरीके का होता है, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल नॉन पेबल छोड़ देते हैं आपको अच्छी सर्विसेज देने के चक्कर में। अगर आपकी पॉलिसी भी नॉन पेबल कवर करती है राइट। तो उसमें भी सब नॉन पेबल नहीं कवर होता है। Right. 60 से 70 चीजें कवर होती हैं, बहुत सारी चीजें फिर भी नहीं कवर्ड होती हैं, राइट। है ना। तो आपको 10% to 20% का आपको, आप ये अमाउंट मतलब अपनी जेब में रख के चलो कि आपको वो कैश पे करना पड़ेगा। अगर नहीं करना पड़े, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं छोड़ते। तो आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो 15 से 20% अपनी जेब में टका रख के चलो, सीधी सी बात है। बस यही चीज़ों का ख्याल रखना है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओम्बड्समैन, IRDA एंड कंज्यूमर फोरम, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस आपको बता दें। पहले IRDA जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। वो गवर्न करती है, नज़र रखती है इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। वो आपको क्लेम नहीं दिलवाएगी, वो कंपनी के ऊपर पेनल्टी करेगी, वो इंडिविजुअल केस डील नहीं करती। तो IRDA तो आप कंप्लेंट करोगे, कंपनी पेनल्टी से बचने के लिए आपका वो दे सकती है, लेकिन वो IRDA को अलग से कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंपनी हो, उसका ग्रीवेंसेस सेल जो होता है, जब आप उसके ग्रीवेंसेस सेल पे कंप्लेंट करोगे, वो ऑटोमेटिकली IRDA पे भी रजिस्टर्ड हो जाती है। तो आपको IRDA पे अलग से कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। IRDA हॉस्पिटल की भी कंप्लेंट को मैनेज करता है, ठीक है। तो IRDA पे आपका अप्रोच जाने की जरूरत ही नहीं, वहां से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो कंपनी का सपोर्ट सेल होता है। पहले आदमी को अप्रोच करना चाहिए अपने एजेंट के थ्रू, सीनियर अथॉरिटी के थ्रू, फिर सपोर्ट टीम के थ्रू, तब ग्रीवेंसेस। और ग्रीवेंसेस की टीम मतलब जो भी कंप्लेंट होती है वो ऑटोमेटिकली IRDA पे रजिस्टर्ड होती है, हर कंपनी की, ठीक है। किसी की नहीं होगी तो मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन वैसे होती है। सेकेंड स्टेज है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन आपका फ्री सर्विस, फ्री क्लेम, फ्री आपको सर्विस देके आप वहाँ पे अपनी क्लेम को, अगर जेन्युइन है तो आप वहाँ क्लेम कर सकते हो। वो आपको फ्री सर्विस, बिना आपका पैसा लगे, 50 लाख तक का आपको वहाँ पे ओम्बड्समैन में आपको अमाउंट मतलब मिल जाएगा। क्लेम अगर जेन्युइन है तो आपको अप्रूव होके मिल जाएगा, ठीक है। और ओम्बड्समैन ही सही तरीका है हेल्थ इंश्योरेंस में, लास्ट स्टेज, ठीक है। कंज्यूमर फोरम में 50 लाख से ऊपर के केसेस डील होते हैं, और मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कहीं भी 50 लाख से ऊपर जल्दी जाता ही है। वहाँ पे कोई उसका रोल ही खत्म हो जाता है। कि मज़ा आया बात करके, बहुत सारी चीज़ें समझ आई। अभी तक मुझे सिर्फ पता था क्लेम एंड रिजेक्शन एंड अप्रूवल, अभी उसके अलावा भी उसमें क्या इंटरनल चीज़ें होती हैं, किस तरीके से क्लेम टीम वर्कआउट करती है, सारी चीज़ें आपने समझाई। मुझे लगता है जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होगी। हाँ, वैल्यू एडिशन होगी, कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर थोड़ा सजग हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा वो क्लेम्स के साथ, क्लेम्स और हॉस्पिटल्स का क्या रोल चल रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। किसी को भी अपने क्लेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूरा पॉडकास्ट को पहले तो देख सकता है, शेयर कर सकता है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नमस्कार। थैंक यू।